अबे टीडीएस क्या होता है भाई? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या होता है? आपको पता है जैसे हम लोग रेंट देते हैं, ठीक है, तो खर्चा इंस्टीट्यूट का। तो आपको क्या लग रहा है मुझे टीडीएस काटना है? मतलब अगर मैं लैंडलॉर्ड को भी पैसा दे रहा हूँ, मान लो 100 रुपए दे रहा हूँ, तो उसका 10% एज्यूमिंग, तो 10 रुपीज डिडक्ट करा, उसको दूं 90, और 10 रुपए सरकार को दूं। क्या लग रहा है आपको, टीडीएस है क्या? पहले तो पता है ना टीडीएस यही होता है ना। आप कल को नौकरी करोगे, आपके हाथ में पूरी सैलरी नहीं आएगी, थोड़ा सा पैसा सरकार के पास है। आजकल तो वैसे ही इतना ज्यादा ट्रेंडिंग हो गया था, सीतारमन जी की बार बार चीजें आ रही थी, है ना, कि पैसा ले जाते हो कितना ज्यादा और ये सारी चीजें। तो आप कल को जॉब करेंगे तो क्या टीडीएस कटेगा? कटेगा। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अगर हम लोग रेंट पे कर रहे हैं और अगर मान लो मैं सैलरी दे रहा हूँ, ठीक है, तो क्या टीडीएस कटेगा? कहने का मतलब ये है, जब एक कंपनी कोई भी खर्चा करती है ना, एक्सपेंस, तो गवर्नमेंट उस एक्सपेंस पर आ जाती है। ठीक है। आप एक चीज सोचो, आप सपोज करो यहाँ के एम्प्लॉय हो और आपको हर महीना 1-1 लाख रुपए मिल रहा है। गवर्नमेंट के लिए क्या इजी है, आप सबको बोलना लॉग इन करो और पे करो, या मुझे बोल देना कि इनको देते टाइम डिडक्ट कर दो। एक सेंटर पॉइंट को ही पकड़ लिया ना उन्होंने, क्योंकि आप तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो। ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन है? जो पूरा सेटअप चला रहा है, जो स्टाफ भी रख लेगा, तो उसके ऊपर टीडीएस के कंप्लायंस। और भाई साहब, अगर आपने वो फॉलो नहीं करे ना, अगर आपने रेंट पे करते टाइम टीडीएस नहीं काटा, भाई साहब डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको, खर्चा माइनस नहीं होगा आपका। आप सोचो, इट हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर कैश आउटफ्लो इन द नेम ऑफ टैक्स। भाई साहब टैक्स बढ़ जाएगा मेरा। मेरी टीम में बाहर मान लो स्टाफ है, मैंने बोला टीडीएस काटो, और अगर उन्होंने नहीं काटा, तो मेरा वो खर्चा माइनस ही नहीं होगा। उससे क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, टैक्स, मेरी जेब से ज्यादा टैक्स निकलेगा। एंड बिलीव मी, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वोडाफोन आइडिया, आपको लग रहा है क्या इम्पैक्ट? बेटे अगर उनका एक खर्चा मान लो 100 करोड़ का, और अगर उस पे वो टीडीएस भूल गए, तो ये 100 करोड़ का मान लो ये खर्चा है, ये आपके प्रॉफिट में से माइनस, ये आपके प्रॉफिट को माइनस करता, ये करेगा ही नहीं। इट हैज अ इम्पैक्ट ऑफ 30 करोड़ ऑफ आउटफ्लो ऑफ कैश। इट हैज दैट इम्पैक्ट। ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचो कि एकदम रियल टाइम टर्म इम्पैक्ट है। और आप जब कंपनीज में कल को ऑडिट करेंगे, तो आप खर्चे पे इमिडिएट देखते हो टीडीएस कटा है या नहीं। टीडीएस की एंट्री, हर एंट्री में दिखेगा तुम्हें टीडीएस, मेजॉरिटी लेवल में। ठीक है। क्या एंट्री होती है, सपोज करो, मान लो एड्यू जंक्शन लैंडलॉर्ड को पे कर रहा है, मान लो मिस्टर ए। तो मान लो हम लोग रेंट पे कर रहे हैं 1.5 लाख पर मंथ। तो आपके हिसाब से एंट्री, आपकी समझ अभी तक क्या कहती है, रेंट 1.5 लाख टू बैंक। हालांकि अब मैं अगर आपको डेवलप वे में बोलूं, पहले सबसे पहले तो, चाहे मैं एक साथ पे करूं पर मैं रेंट आउटस्टैंडिंग करूं, और आपका दिमाग क्या बोलेगा, 1.5 लाख, पर ये एंट्री करेक्ट नहीं है। ठीक है। मैंने उसको 1.5 लाख रुपए रेंट नहीं देना, मेरे को 10 रुपए काट, 10% काट के देना मैंने। 10% कितना हुआ, जो भी खर्चा है उसका 10% काटना है मेरे को, एज्यूमिंग बोल रहा हूं मैं। तो कितने रुपए हुआ, 15,000, और उसको कितना देना है? मुझे फोन करके ही नहीं बोल सकता 1.5 लाख दे। मैंने कहा भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो, टीडीएस नहीं समझ आता क्या? अब उसको नहीं आता तो बोलूंगा आप किसी से बात कराइए जो आपका हैंडल करता है सारा रिटर्न का काम। मैं कोई 1.5 के ऊपर थोड़ा ना टीडीएस की बात है। मैं जो रेंट की बात है, हमारे एग्रीमेंट में जो लिखी है 1.5 लाख रुपए, मैं तो 1.5 ही निकालूंगा जेब से। उसको कितना जाएगा, 1.35। और बेटे मैं सरकार की तरफ लाइबिलिटी बना दूंगा, टीडीएस पेबल 15,000। आपको जब आप एक कंपनीज में जर्नल एंट्रीज देखेंगे, आपको बार बार टीडीएस दिखेगा हर एंट्री में। सैलरी की एंट्री देखोगे तो मैं सारा थोड़ा ना ड्यू तुम्हारे नाम पे कर दूंगा, टीडीएस पेबल के नाम से होगा। ऑडिट फीस, कमीशन, कोरियर चार्जेस, कॉन्ट्रैक्टर से पेमेंट, आप नाम लीजिए उस चीज पे टीडीएस। मैं किसी को इंटरेस्ट, आपको जो मर्जी खर्चा बोल दो आप, इतना वास्ट है टीडीएस का चैप्टर। हर साल उसमें दो दो सेक्शन सरकार जोड़ती रहती है। क्यों जोड़ रही है? बीच में ही आती जा रही है सरकार बार बार। समझ रहे हो? अभी तुमने जीएसटी का टीडीएस पढ़ लिया, कितना छोटा था, 1 क्लास का।
ये वाला पढ़ोगे 6 क्लास लगेगी, क्योंकि हर पेमेंट में टीडीएस घुसा हुआ। यहां तक तुम आज प्रॉपर्टी खरीदते हो, उस मैं आपको प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ 60 लाख की, मैं आपको बेचूंगा प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी दी, आप मुझे 60 लाख दे रहे हो, सरकार के ऋण आ रहे, पूरा 60 लाख इसको मत दे, कुछ परसेंट हमें दे। गुड्स के अंदर भी आ, मेजरली टीडीएस इज ऑन सर्विसेज। आप दुकान में, दुकान से एसी खरीदूंगा ना, टीडीएस नहीं है। चाहे मैं बिजनेस के लिए खरीदूं, मैं 10 एसी खरीदे, 5 लाख का बिल बन गया, मैं उसे 5 लाख सीधे दूंगा, उसे गुड्स पे नहीं होता टीडीएस, सर्विसेज पे होता। इंटरेस्ट, कमीशन, ब्रोकरेज, ऑडिट, रेंट, कोरियर चार्ज, एन नंबर ऑफ। ठीक है ना बच्चे? तो सर आप ये बात क्यों कर रहे हो, मैं आपके साथ ये बात इसलिए कर रहा हूं। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये सेक्शन है 40A, ऐसे 40A1, 40A2 ऐसे करके, बट 40A है। और वो ये कहता है, इसी को एक्सटेंड कर दूं, अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक कंपनी में गए और आपको ये एंट्री दिखी, इसका मतलब बताइए क्या इसने टीडीएस डिडक्ट करा? ठीक है। तो अच्छा, आई एम सॉरी, पहले मेरे को एक चीज, बिल्कुल मेरे को पुरानी एंट्री दिखानी पड़ेगी, सो दैट आप पहले मतलब समझे। ठीक है। ये एंट्री जैसे सपोज करो डल गई, 1 महीना खत्म हुआ ना, तो कौन से दिन डल गई? 30/4। अभी अभी जो साल खत्म हुआ, पहला महीना खत्म हुआ, मैंने खर्चा रिकॉर्ड करा और ड्यू करा। इस चीज को बोला जाता है टीडीएस हैज बीन डिडक्ट। पे नहीं हुआ है, टीडीएस डिडक्ट हुआ है। और जिस भी महीने में आप टीडीएस को डिडक्ट करते हैं, अगले महीने की 7 तारीख को पे करते हैं आप। दैट इज द लास्ट डेट। आप पहले भी कर सकते हैं, 2 तारीख, 4 तारीख। तो अगले महीने की 7 तारीख बोले तो 7/5/2024। आप रेंट पे करो या ना करो, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। सरकार कहती है ये जो टीडीएस पेबल है ना, ये मेरे पास आ जाना चाहिए 15। क्लियर है? तो ऊपर वाली एंट्री को बोला जाता है टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड, और इसको बोला जाता है टीडीएस हैज बीन। दिस इज द सीक्वेंस दैट गवर्नमेंट वांट्स। ये अब हर खर्चे पे टीडीएस डिडक्ट। ऐसे कई खर्चे होंगे जिसपे नहीं है, तो उस पे नहीं डिडक्ट करने का। 7 तारीख कर दिया पे, हमेशा। मार्च के महीने का 30 अप्रैल, पर अभी जब हम चैप्टर में जाएंगे तो हम बात करेंगे उसकी। मैं भी आपको सिर्फ रेलिवेंट पोर्शन इस उसके हिसाब से। मेरे बच्चे, अब आप मुझे बताइए, ऐसे करते 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 टोटल साल का कितना खर्चा हो जाएगा? 1.5 लाख इंटू 12, 18 लाख। तो जब एड्यू जंक्शन का पीएनएल बनेगा, मान लो पूरे साल का, कौन सा साल हो गया बच्चे? 24-25। तो आप मुझे बताइए, रेंट कितने रुपए से दिखे? 18 लाख। यही है ना? तो खर्चे का तो पीएनएल में जाएगा ना, ये है ना एक्सपेंस का लेजर, ये जाएगा पीएनएल में, क्या दिक्कत वाली बात है? अब आप मुझे बताइए, अगर ये रेंट यहां जा रहा है, और अगर मैं इसके नीचे आपको लिख दूं टीडीएस नॉट डिडक्टेड एंड पेड, डिडक्ट ही नहीं हुआ तो पे नहीं होता होगा, सिस्टम ही नहीं है इसका मतलब, नॉट डिडक्टेड एंड पेड फॉर 24-25, विच इज द केस। 1 अप्रैल 24 को हम याद थे, वी हैव बीन पेइंग रेंट फुली, कोई एंट्री नहीं डल रही, कोई टीडीएस नहीं कट रहा। तो क्या, पर मेरे पीएनएल में कितना दिख रहा होगा? अब आप मुझे बताइए, जब मैं पीजीबीपी की कंप्यूटेशन बनाऊंगा, तो मैं स्टार्ट कहां से करूंगा? नेट प्रॉफिट, जो भी अमाउंट होगा। अब क्या करूं? क्या मुझे, मेरा जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें से तो ये 18 लाख माइनस है,
एड बैक हो जाए कितना? 18 लाख का 30%। सरकार थोड़ी रिलैक्स्ड कर, सरकार कह रही मुझे जितना नुकसान पहुंच रहा है, या उन्होंने क्या कर दिया, जो टैक्स रेट होता है जनरली 30%, तो 18 लाख का 30%। इसका मतलब जब आप एड बैक करेंगे तो आप लिखेंगे, अभी मेरे को वो इंटेंशन नहीं है, 18 लाख का 30%, दैट इज हाउ मच, 5,40,000। एक टाइम था जब पूरा 18 लाख कहती है भाई मैं पूरा खर्चा ही डिसअलाउ करूं, लेकिन सरकार कहती है क्योंकि तूने टीडीएस नहीं काटा, तो सरकार कहती है मुझे, मैं तो नुकसान घोषित, मैं चाहे वो दे ना दे, बात खत्म, अभी तो मेरे को 30% नुकसान हो गया ना, वो इनकम ही नहीं दिखाएगा, 30% मिलेंगे ही नहीं मुझे, तो तेरी इनकम में ऐड कर दूंगा। बताइए, क्लियर है? ये तब है जब ये बंदा, अगर ये नॉन रेजिडेंट हुआ ना, तो पूरा 100% डिसअलाउ कर दूं। लिखवाऊंगा आपको ये बातें, बट आपको ध्यान रखना है रेजिडेंट है, ठीक है, तो 30% डिसअलाउ। और अगर मैंने किसी, मान लो क्रिकेट प्लेयर को पेमेंट करनी थी, आईपीएल के अंदर बाहर का प्लेयर है, 20 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, और टीडीएस ही नहीं काट रहा, 20 करोड़ का 20 करोड़ डिसअलाउ कर दूंगा। क्लियर है बच्चे? तो हमें देखना पड़ेगा कि रेजिडेंट के केस में 30% है, ठीक है, आप यहीं पे छोटा सा एक बना सकते हैं। और अगर यही नॉन रेजिडेंट होता, तो यहां पे बस आप ऐसे 30% लिख सकते हैं डिसअलाउ, और नॉन रेजिडेंट है तो 100% डिसअलाउ। कहिए, क्लियर है बच्चे? अभी शुरुआत भी नहीं हुई सेक्शन, बेस बना रहा था मैं, डिडक्टेड क्या होता है, पेड क्या होता है, 30%। अब आइए, अभी अभी साल खत्म हुआ, 1/4/24, और रिटर्न डेट लगा लेते हैं 31 जुलाई 24। तो सर एक एक्सपेंस था सर, ऑडिट कराई थी सर जी। तो ये कौन सा महीना है भाई? मान लो ये महीना है जून का, ठीक है जी, जून का महीना, बहुत अच्छी बात है। जून के महीने में ऑडिट का खर्चा हुआ कितने रुपए का? 1 लाख। और कंपनी ने एंट्री डाल दी, ऑडिट फीस 1 लाख, जिसको पे करनी है मान लो मिस्टर ए 90,000, और टीडीएस को, टीडीएस पेबल 10,000। बहुत अच्छी बात है। सो व्हाट इज द राइट थिंग, ये एक एंट्री डालनी चाहिए जून में, और पेमेंट कब हो जानी चाहिए इसकी? 7th को, 7th। तो आप मुझे बताइए, अगर इसने 7th को पे कर दी होती, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, पीएनएल में से माइनस है, सही चलता जाए। तो इसने ये एंट्री तो डाली, लेकिन इसने इसकी पेमेंट कब करी? दिसंबर में। यानी कि 7 दिसंबर 24 को ये भाई एंट्री डालता है, टीडीएस पेबल टू बैंक 10,000, 10,000। अब लोग ऐसा क्यों, मैं पैसे नहीं थे भाई, ठीक है, मैं भी तो हर महीने से टीडीएस जो है नहीं पे कर रहा ना, कोई भी रीजन हो, सो रीजन के अंदर थोड़ा ना होता है, वो नॉर्मल सी बात है, नहीं करा। अब मुझे बताइए क्या इसको डिडक्शन मिल जाएगी? आंसर इस मिल जाएगी, एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो मैं नीचे एक चीज ऐसे बनाऊंगा। अभी पहले केस में ना, अभी आप अभी ऐसे लिखना मत, टेबल बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। अ, आप ये कह सकते हैं एक्सपेंस ऑफ
कौन से साल का होगा? जैसे अभी हमारा कौन से साल का एक्सपेंस है? 24-25। देन टीडीएस डिडक्टेड कौन से साल में डिडक्ट करा? 24-25। टीडीएस पेड कौन से साल में पे करा? 24-25। और अमाउंट लिख देता हूँ यहाँ पर। खर्चा कितने का था? ना ना, एक्सपेंस का है ये। एक्सपेंस अमाउंट हो गया टीडीएस पेड। और अब सवाल ये है, डिडक्शन 24-25 में मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो भाई एक्सपेंस और स्पेसिफिक हो जाते हैं। जून का था, टीडीएस डिडक्ट कर लिया, मान लो 30 जून को डिडक्ट कर लिया मैंने। पेमेंट कब कर दी मैंने? दिसंबर था ना? हाँ, चाहे वो 7th हो जाए 10th हो, लेट तो है ही, कोई भी डेट है। ठीक है, तो अभी के लिए 7 दिसंबर लिख देता हूँ। अब मुझे बताइए, मुझे डिडक्शन कौन से साल में मिलेगी? 24 में मिल जाएगी, कुछ भी नहीं करने का मेरे को। 24-25 में मिल जाएगी डिडक्शन। सर आपने पेमेंट लेट करी, कोई बात नहीं, वो टीडीएस के अंदर लेट पेमेंट के इंटरेस्ट विंटरेस्ट लगते रहेंगे जिंदगी में। ठीक है ना? अगला केस, 1 लाख का खर्चा, 24-25, यानी कि मैंने डिडक्ट कब करा था? जून 24 में। तो टीडीएस डिडक्टेड ऑन 30/6/24, तो आपको दिख ही रहा है जून 24 में डिडक्ट हो गया। पेमेंट करी मैंने 10/6/25 को। इसका मतलब ये पेमेंट का साल कौन सा बना वैसे तो? यानी कि यहां करी गई। क्या मुझे डिडक्शन मिल जाएगी कौन से साल में? और चलो मैं से पूछ रहा हूँ, हाँ 24-25 से मिल जाएगी। हम्म, मिल जाएगी। रिटर्न डेट तक पे कर दीजिए, मिल जाएगी। ठीक है ना? रिटर्न डेट तक पे कर दीजिए, मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? 1 लाख का खर्चा, खर्चा है कब का? 24-25 का। टीडीएस डिडक्ट करा 30 जून 24, 10/6/26। अब मैं एक कॉलम और बना रहा हूँ कि अब कुछ डिसअलाउ हो रहा है ना। सेक्शन तो अब जाके लग रहा है ना, ऊपर के उसमें तो लगा ही नहीं, बिकॉज मैं टाइमली करी गया या लेट भी रिटर्न से पहले करी। क्या डिसअलाउ हो जाएगा खर्चा? यस, होगा। कौन से साल में डिसअलाउ हो रहा है ये? 24-25। कितना अमाउंट? 30,000 डिसअलाउड इन 24। क्लियर है ना? डिसअलाउ कर दिया, बताओ। पर अब जब मैं पेमेंट कर दूंगा, क्या मैंने कर दी पेमेंट? कर दी ना? 24-25 में नहीं करी, 25-26 में भी नहीं करी, 26-27 में कर दी, मिल जाएगी 26-27 में। आप पे कर दीजिए, आपको डिडक्शन मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो डिडक्शन विल बी अलाउड इन कितना अमाउंट? जितना डिसअलाउ हुआ था। डिसअलाउ कितना हुआ था? 30,000। तो अब सोचिए उस साल के बारे में, सोचिए 26-27 में वो खर्चा पीएनएल में से माइनस है भी नहीं, क्योंकि खर्चा तो बहुत पहले का था। तो मेरा नेट प्रॉफिट में से तो माइनस ही नहीं है। तो मैं क्या कर दूंगा इसमें? रिड्यूस फ्रॉम द नेट प्रॉफिट, पीजीबी निकालने के लिए। समझ रहे हो? तो अगर मैं डिसअलाउ वाला बोलूं तो इसको तो मैं बोलूंगा कि आपने क्या कर दिया, एड बैक। क्यों? 24-25 में तो एड बैक ही होगा ना, एड बैक। और यहां पे 26-27 में क्या होगा? माइनस, माइनस होगा फ्रॉम नेट प्रॉफिट। कितने टाइम बाद पेमेंट कितने भी टाइम बाद, डिसअलाउड? कितने भी टाइम। क्या मतलब? बाद
पे करा टीडीएस, तब तो डिसअलाउ करना इसने कर दिया। रिटर्न डेट से पहले पहले आपने पेमेंट कर दी थी ना। ऊपर वाले में आप यहाँ पे पेमेंट की डेट देखोगे तो मैंने रिटर्न डेट, ये खर्चा किस पीरियड का है? 24-25। इस 24-25 की ROI क्या है? मतलब रिटर्न डेट 31 जुलाई 25। तो 31 जुलाई 25 से पहले पहले पेमेंट थी ना पहले दो केस में। लेकिन अगर उस डेट तक आपने नहीं करा होगा तो ऐड बैक हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, खर्चा 1 लाख का 24-25। खर्चा कब का था हमारा? स्टैंडर्ड खर्चा कब का चल रहा है? जून का खर्चा। और मैंने डिडक्ट ही 31/12/24 को करा है और 7 जनवरी 25 को पे कर दिया। यानी कि TDS को डिडक्ट लेट करा मैंने। अभी तक डिडक्शन पे कोई मैं पंगा नहीं ले रहा था। खर्चा जून का है तो जून में डिडक्ट करना उसको। सैलरी जब जून की जाती है ना तो जून में ही डिडक्शन होती है कि ड्यू हो गई तो सैलरी। ऐसा थोड़ा ना होता है कभी भी कर रहे हो। कोई सिस्टम होता है? नहीं होता। सिस्टम होता है काम करना। तो अब डिसअलाउ होगी? आंसर इज नो। आपने 24-25 में ही डिडक्ट कर लिया है और आपने पेमेंट भी 24-25 में ही कर ली। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिडक्शन लेट है कोई बात। तो डिसअलाउ बिल्कुल भी नहीं होगा। डिडक्शन कौन से सेक्शन, कौन से साल में मिल रही है आपको? 24। 1 लाख 24-25 का खर्चा डिडक्ट कर रहा हूं मैं 10 जून। आई एम सॉरी, 10 जून 25 एंड आई एम पेइंग ऑन 7 जुलाई लेट सपोज 25। 24-25 में डिसअलाउ हो जाएगा। पहले मैं 24-25 पे आता हूँ। खर्चा कब का है? डिडक्ट करा आपने पर रिटर्न से पहले तो कर दिए। पर वो लॉजिक नहीं लग रहा है। ठीक है ना? मैंने एकदम से बोल दिया, कहीं वो दिमाग में रजिस्टर ना हो जाए कि आपका ये दिमाग चलना चाहिए था। वहीं पर वो लॉजिक यहाँ पे नहीं है। वो पेमेंट के लिए होता। आपने जब डिडक्ट ही नहीं करा है तो आपको इस साल में तो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। यानी कि डिसअलाउ कौन से साल में हो जाएगा? 24 में डिसअलाउ हो जाए। क्या डिसअलाउ होगा भाई बेटा? 30,000 ऐड कर दोगे। अब फिर डिडक्शन कौन से साल में मिलेगी? 25-26। कौन से साल में मिल जाएगी जी? 25-26। दैट इज द ईयर ऑफ पेमेंट। अब बोलो सर रिटर्न डेट है। नहीं भाई, डिडक्शन नहीं करी तो वो नहीं होगा बस। 25-26 में हाँ, वो तो हमने ऊपर का केस बना लिया, उस साल में ही कर दिया था। कहिए, क्लियर है? बस खत्म ही है केसेस वैसे। मेरे को आपको ये बताना था कि इसका मतलब उस जो भी खर्चा है उस साल में डिडक्शन होनी तो बहुत जरूरी है। डिडक्शन तो उसी साल में होनी चाहिए। पेमेंट आप चाहे रिटर्न डेट तक ले जाते हो फिर भी मिल जाती है, पर डिडक्शन उसी साल में। है ना? डिडक्शन को आप ईयर बदल नहीं सकते उसका। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज बोलूंगा। बस वैसे केसेस बन गए हमारे। ठीक है। आप ये कह सकते हैं। नहीं, बने हुए थे एग्जाम्पल्स बन रहे थे और एक दो बातें जो होंगी नोट ही कर लेना इधर, कोई दिक्कत नहीं। बस मैं इंश्योर कर लूं कि यहाँ पे सब लिखा हुआ है ना। चलिए, अब आपका दिमाग में रजिस्टर तो हो चुका है। एक बार स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं।
टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सर ये वाली बात तो आपने बताई नहीं, हाँ तो सुन लीजिए। अगर मैं आपसे ऑडिट सर्विस ले रहा हूं, पर आपने बोला सर मैं ऐसे नहीं आता, आप एडवांस करिए, 5 लाख रुपए की ऑडिट लगेगी, 2.5 लाख रुपए भी दे रहे हो तो अगले महीने आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आता ऐसा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एडवांस पहले जा रहा है, खर्चा बाद में हो रहा है? हो सकता है ना। तो टीडीएस कब डिडक्ट करना, मतलब जो मैं तुम्हें 2.5 दे रहा हूं, क्या सरकार तब आ जाती है? हो सकता है आ जाए। समझ रहे हो? क्योंकि अब एक चीज समझो, मान लो खर्चा जून का है, अब उसको ना उस एग्जांपल से रिलेट मत करना है, ये सिर्फ एक लाइन है जो टीडीएस के अंदर ही डिस्कस करनी थी मैंने, पर यहाँ लिखी हुई है तो मैं बात कर रहा हूँ। इसका नीचे वो टेबल से कोई लेना देना नहीं होगा अभी, वो ज्यादा एडवांस हो जाएगा अभी, ठीक है। मैं आपको सिर्फ सिंपल सी चीज कह रहा हूँ। ऑडिट का, बंदे ने ऑडिट करा, फिर आप पेमेंट कर रहे हो तो ड्यू बेसिस पे पेमेंट हो रही है ना, तो काम कर ले फिर मैं पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बोला जाता है, टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, कि मैंने आपकी लाइबिलिटी बना रहा हूं। यार अगर आप मेरे लिए ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिट एक्सपेंस टू आपका नाम लिखूंगा ना। सो टीडीएस कब डिडक्ट कर रहा था मैं, जब भी आउटस्टैंडिंग बना रहा था, लाइबिलिटी बना रहा था। अब आगे क्या बोल रहा है, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट। आपने कहा सर पहले नहीं आता मैं, 5 लाख रुपए दो पहले, तो मैं जब आपको पेमेंट करूंगा, अब सवाल ये क्या तब टीडीएस काटने। और ये हर सेक्शन में अलग अलग कहानी, ये एक जनरल लाइन है कि टीडीएस को डिडक्ट कर, डिडक्ट का मतलब आपको पता है, टू टीडीएस पेबल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज। ऐसा करके सरकार ने एडवांस पेमेंट को भी पकड़ लिया। समझ रहे हो? तो अगर मैं आपको एडवांस देता हूं, एडवांस की एंट्री क्या डालता हूं, आपका नाम डालूंगा, भाई एडवांस दिया भाई, टू बैंक, ठीक है ना। तो एक तरीके का टीडीएस की डिडक्शन की एंट्री भी तभी डलेगी, उस एंट्री के अंदर मेरे को नहीं जाना अभी, लेकिन एडवांस के टाइम पे भी टीडीएस की एंट्री डलेगी सर। क्लियर है? आपको सिर्फ इतना समझना है, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्ली। आइए अब देखिएगा। एंट्री डाल देता हूँ यार इधर। मान लो एडवांस करा है 2.5 लाख रुपए, मैंने आपको बोला आ जाओ ऑडिट करने, आपने कहा 2.5 लाख लूंगा। मैंने कहा वो काम तो कर लो, कह रहा है एडवांस का अमाउंट है 2.5 लाख। मैंने कहा ठीक है भाई, टू बैंक 2,25,000 दूंगा। अब बोलोगे ये क्या कर रहे हो आप, मैंने कहा आपको टीडीएस के प्रोविजन नहीं पता क्या, मेरे जेब से तो 2.5 जा रहा है, बस सरकार मांग रही है मेरे से। टू टीडीएस पेबल 25,000, ये एडवांस के टाइम पे एंट्रीज होती। समझ रहे हो? एडवांस टेक्निकली आई हैव गिवन यू 250, मेरी जेब से तो 2.5 निकला है ना, तुम्हारे बिहाफ पे तो पेमेंट कर रहा हूँ सरकार को, ठीक है ना। तो ये वाली एंट्री जस्ट एक आपको एडवांस की, ऐसा काम नहीं आनी है एंट्री अभी, ये सब बातें टीडीएस चैप्टर में होनी। अब टीडीएस अगर आप इन इंडिया दे रहे हो, किसको दे रहे हो, या आउटसाइड इंडिया टू नॉन रेजिडेंट, कहने का मतलब है नॉन रेजिडेंट, 100% विल बी। इसके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है, नॉन रेजिडेंट है तो 100% है, पेपर में ऐसे ही लिखा है। और अगर आप रेजिडेंट इंडियन को दे रहे हैं तो क्लियर है। पूरा पीरियड एडवांस के टाइम पे करेंगे, फिर जब मेन पेमेंट वो प्रोविजंस बाद में देखेंगे, पर जो रेट होता है 5%, 10%, सरकार पूरा टैक्स कलेक्ट नहीं करती, एक रेट होता है, 2% दे दो, 4% दे दो, ऐसा करके। नहीं नहीं नहीं, एडवांस पे अलग रेट होता है। हाँ, उसके अंदर आपने नहीं जाना, मतलब एक रेट गिवन होगा, अभी वो हो जाएगा, जब टीडीएस पढ़ेंगे तब वो देख जाएगा। लिख लिया बच्चे वाला? नहीं लिख लो, ये तो सही है, सेक्शन पूरा बनेगा।
हाँ जी चलिए। अच्छा, अब एक चीज देखो, ये सारे ना वही वाले बना रखे हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है, जो आपने बना लिए। लास्ट एक केस बचाओ, बस हो गया अपना ये। चलिए, अब आप सोचो, क्या एड्यू जंक्शन अभी तक रेंट दे रहा है हर महीने? टीडीएस काट? नो टीडीएस। और मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि टीडीएस काटेंगे, मतलब वो प्रोसेस बना पाएंगे 3 महीने तक, या नहीं बना पाएंगे। बन तो जाना चाहिए, पर फिर भी एक ऐसी सुविधा है जिसमें मुझे टीडीएस, मैं नहीं भी काटूं ना पूरे साल, डिडक्ट भी ना करूं, फिर भी डिडक्शन मिल जाए। ठीक है, मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, मान लो खर्चा कितने का, 24-25 का खर्चा है, 1 लाख रुपए, 24-25। सर जी आपने टीडीएस मान लो डिडक्ट ही नहीं करा, और पेमेंट भी नहीं, ठीक है, तो इस केस में मतलब सर एक खर्चा है, कंपनी से बोल रहे हैं डिडक्ट वगैरह, ये क्या होता है? ठीक है, फिर कंपनी को बोला भाई पेमेंट वगैरह डिडक्ट का ही नहीं पता, मैं पेमेंट कहाँ से कर लेंगे? तो इसमें एक सुविधा है कि अगर मैं ना एक सर्टिफिकेट अरेंज करूं, क्या करूं, मैं लैंडलॉर्ड को बोलूं कि सर देखो मैं तो आपको पूरे पैसे दिए ना, ठीक है, आप ये इनकम, आपकी जो रेंटल इनकम है, मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा, सरकार मेरे ऊपर कह रहे मैं डिसअलाउ कर दूंगी मेरा, तो मेरे को कुछ एफर्ट करना पड़ेगा। एफर्ट क्या? सर आप ये इनकम जरूर दिखाइए सर रिटर्न में। मैं लैंडलॉर्ड को कॉल करूंगा, सर ये 18 लाख की इनकम जरूर दे। उसने कहा ठीक है दिखा दूंगा। मैंने कहा सर उस पर टैक्स जरूर पे करना। मैं तो नहीं काटा ना। उसने कहा ठीक है जमा कर दूँ। मैंने कहा सर दोनों एविडेंस दो मुझे। ठीक है, मैंने एविडेंस ले लिए कि ठीक है भाई मैंने नहीं काटे, पर जिस बंदे को पैसा मिला उसने वो इनकम दिखाई, उसने उस पर टैक्स दिया, और ये एक सीए सर्टिफाई करेगा बात। मेरे पे बात नहीं आएगी सिर्फ, सरकार मेरे पे भरोसा नहीं कर रही, डिडक्टर डिडक्टी पे कोई भरोसा नहीं है, सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप ऐसा सर्टिफिकेट और ये अरेंज कर देंगे तो हम मान लेंगे कि आपने टीडीएस को डिडक्ट भी कर दिया और आपने टीडीएस को पे भी कर दिया। अभी इस पे भी गहरी बात है, अभी सुन लो अभी एक बार। इफ पेई, पेई बोले तो जो लैंडलॉर्ड है, डिडक्टी, शो सच इनकम इन आरओआई। ठीक है, कौन सा साल था वो अभी? 24-25 चल रहा था हमारे लिए, कि सोर्स सच इनकम ऑफ इन आरओआई ऑफ 24-25, 31 जुलाई को दिखा दे वो। एंड पेई पे द टैक्स ऑन सच इनकम। टैक्स भी भाई, सिर्फ इनकम दिखाने से क्या होगा भाई? टैक्स भी पे करो एज पर आरओआई ऑफ 24-25। एंड पेयर है इधर, जो बंदे ने डिडक्ट, मैं जो सर सर्ट वगैरह भाग जाए से, मैं काम थोड़ा ना करूंगा तेरे लिए, तुमने क्यों नहीं काटा टीडीएस? तो सर्टिफिकेट किसको लेना पड़ेगा? पेयर को। ऑब्टेन्स अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ सीए ऑफ द अबव फैक्ट। तो इस केस में क्या होगा सर, मतलब 24-25 का खर्चा था, ठीक है, तो क्या माना जा रहा है? इट विल बी डीम्ड दैट टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड एंड पेड on the date of ROI, that is 31st July 2020। आप इसको एक बार ऐसे ही लिखिएगा जरा, क्योंकि हमने जो एग्जाम्पल बनाया वो 24-25 का बनाया, तो मैंने करा है। तो बेसिकली अगर मैं टीडीएस ना भी काटूं तो भी मेरे पास सुविधा तो है, सर्टिफिकेट तो एटलीस्ट से बनवा लेंगे। लेकिन अगर अब हमें ये आइडिया ना हो, कोई डॉक्टर इंजीनियर कर रहा हो तो घबरा जाओ, टीडीएस की डेट निकल जाओ, समझ आपको करना क्या है, मैंने पता ही नहीं है,
यही तो चीजें होती। एमसीडी वाला हमें पता ही नहीं लगता क्या है भाई, अभी किसकी क्या डेजिग्नेशन, क्या सोच, क्या है, कुछ पता ही नहीं है। तो आप जिस लॉ की नॉलेज ले रहे हो लोग, तभी तो आपके पास आएंगे ना, आपके पास सारे ऑप्शंस भी तो है ना कि चलो कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। हालांकि टीडीएस ना डिडक्ट करना, ठीक है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो लगेगा 1%, 1.5% पर मंथ, ठीक है, आप लेट तो कर रहे हो आप, पर फिर भी चलो 30% डिसअलाउ तो नहीं होगा। ठीक है, इतना कौन किसको समझ आएगा। डिडक्टेड क्या होता है, पेमेंट क्या होती है, ड्यू डेट्स क्या होती है, एक्सपेंस का 30% कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट, तो दिमाग कहाँ से लगा रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं। अब आपसे पूछा जाएगा एक सवाल, और यही सवाल तय करेगा आज आपके नसीब में कॉफी है। संजय भैया की जानी थी, संजय भैया की नीचे थे, तो नीचे वो कॉफी वाले हैं। अच्छी होती है। हाँ, संजय सही बनाता है वैसे, कॉफी ठीक दी उसने हर बार। हमने उधर से कॉफी की, नैन है कहाँ से? फ्रूट जहाँ बेचते हैं ना, मैम इनकी मालूम होगा, उधर से ये कॉफी आती है इधर। अच्छा, मैंने इतना गंदा लग रहा था, पोलियो बूंद दी हमने वो डाली। पता नहीं क्या क्या था वही मैं सबको बता रही थी, कोई पी नहीं रहा है। इतने लोग थे, कोई भी नहीं पिया। ठीक है, तो ये लिख लिया अब आपने, और अब इसको ध्यान से, लिखा हुआ है जो हिंट मिलनी है ना वो लिखी हुई है इसमें, ठीक है। अब मैं उसी एग्जाम्पल पे जा रहा हूं। 24-25 का खर्चा डिडक्ट तो मैंने नहीं करा 24-25 में, पेमेंट भी नहीं करी, बट पेई ने इसको इनकम दिखा दिया, रिटर्न भरते टाइम ना इनकम दिखा दिया, उस पर टैक्स पे कर दिया, और सीए का सर्टिफिकेट भी, तो मैंने ये अरेंज कर लिया। सवाल ये है, क्या मुझे डिडक्शन 24-25 में मिलेगी? 24-31 जुलाई को ही हूं ना मैं, तो खर्चे की डिडक्शन ले लूं या एड बैक करूं? ऐसे समझिए कि जुलाई 5 को नहीं, 31 जुलाई, हाँ 31 जुलाई 25 ROI डेट थी मेरे कंपनी, एडू जंक्शन के लिए भी, लैंडलॉर्ड के लिए भी। उसने इस डेट को अपनी इनकम दिखा दी है, टैक्स दे दिया, सीए का सर्टिफिकेट ले लिया उसने। में जुलाई अलाउड दो। हाँ, तो यस और नो बता दो बस मुझे। यस अलाउड है। सारे यस कर रहे नो कर दो। ऐसे गलत गेम खेल रहा है, 9 ईयर को प्रोविजन जोड़ के क्या मैं कर दे दो प्रोविजन दिखो एक बार मुझे प्रोविजन की सबसे बेस्ट प्रोविजन सर अरे अच्छा हाँ हाँ प्रोविजन दिखाओ ना तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। सौरभ सही बोल रहा है। नहीं मिलेगी हाँ सब सब सारे जुलाई में मान गए। हाँ, तो पे कम मान ली गई। बट तो मिलेगी 24-25 में इसके डिडक्शन नहीं मिलेगी। पहले आंसर आपका रजिस्टर हो चुका, गलत दे चुका। सर नो नो बोला सर नो बोला पहली सर क्या था? मैंने नो बोला 24, नहीं नहीं, वो तो ईयर लिखे हुए, उसमें कुछ नहीं है, वो ईयर है। सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये डिडक्टेड अगर वो बंदे ने कर दिया तो ये डेट मानी जा रही है ना, कि इस दिन डिडक्ट करा है। तो अगर डिडक्ट ही लेट करा है, ये कौन सा साल हो गया, 25-26, तो डिडक्शन तो 25-26 में। देखा सर नो बोला 24-25 में सर ने बोला इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसकी डिडक्शन कब मिलेगी? और 24-25 में ये डिसअलाउ हो जाएगा, एडबैक हो जाएगा, और यहाँ पर 30,000 की डिडक्शन। सर होगा नहीं You missed the chance on the सर very नो first बोला day. आपको माइंड मिल रहा है ये क्या बात
ठीक है जी, क्लियर है आपको टीडीएस के वर्जन? पेपर में ऐसे ये तो काफी डिटेल्ड है, पर आने को तो डेफिनेटली आता है। पेपर में क्या होगा, पीएनएल में खर्चा दे रखा होगा और वो बोलेगा इसका टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ या पे नहीं करा, और पेमेंट की डेट दे देगा, तो आपको सारे एनालिटिक्स पता है कि क्या कहानी। ये हो कि ये लोगों ने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या पे नहीं किया। नहीं, डिडक्शन के ऊपर ना कुछ भी नहीं बोल रहा होता, वो पेमेंट पे बोल रहा होता है। तो आप पेपर में ये नहीं कहोगे एज्यूमिंग नॉट डिडक्टेड, डिडक्टेड तो वो होगा ही होगा अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है। या पे नहीं कर सकता तो हम अज्यूम कर लेना कि मेरे से अगले साल वाले नहीं आएगा, क्योंकि हर केस में अगले साल ही होगा। नहीं, 4 साल बाद भी हो रहा है तो भी मिल रहा है। तो अगर वो कुछ नहीं लिख रहा पेमेंट का, तो आपको कुछ भी आगे का कमेंट नहीं करना, आपको उस साल का बता देना डिसअलाउड है ना, वो चीज है। हाँ जी, शिवानी जी क्या कह रहे बच्चे? पे ने तो टाइम पे, हाँ पे ने टाइम पे कर दिया है, पर डीम्ड डिडक्टेड तो मैं उसी टाइम पे मान रहा हूँ ना, कि उस साल उस दिन हुआ है, तो वो साल ही अलग हो गया ना वो तो, है ना, डिडक्टेड वाला साल ही अलग हो गया ना फिर। ठीक है, क्लियर है बच्चों को? चलिए, तो ये आपका सारा का सारा हो गया बच्चे, डिसअलाउंस का 40A। अब मेरे पास आपको बताने के लिए ऐसा मिसलेनियस कोने पड़े हुए हैं बस। अब ऐसा मेरे पास और कुछ नहीं है। आप टेक्निकली तो कह सकते हो पीजीबीपी डन ही है, बट एक कोने कोने की बात है, टच करने वाली बात है। ठीक है, तो आइए फाइल खोलते हैं। और ये टेबल तो बनानी थी, तो उस टाइम पे क्या कर रहे थे आप? तो फिर मान लो अभी भी नहीं बोला, हो गया टाइम अब, इसकी फोटो खींच लो। हाँ, ये तो लास्ट डे कोई बुक नहीं खुल पाती, ये सारे एग्जाम्पल सही होते हैं ये, समझ रहे? मैंने 2 और 3 लिख दिया। ये ऊपर वाला भी कर लिया था, लिख लिया था। चलिए आइए, अब मैं आपके साथ जरा कुछ बात कर लूं। अब तुम्हारे को फॉर्मेट दिखाता हूँ, नाउ यू विल बी मोर फेमिलियर विद दैट कि क्या चल रहा है। और जो अदर सोर्स में था ना चीजें, वो भी ऑटोमेटिकली कवर हुई, वो भी आज तो नहीं दिखा पाऊंगा, पर वो दिखाऊंगा अब आपको। अब आप देखिए जरा फॉर्मेट, अब आप सभी बच्चे फेमिलियर होंगे। स्टार्ट कहां से हो रहा है? अब मैं क्या क्या ऐड कर रहा हूँ, आप लैंग्वेज देखिए, इतना एग्जैक्ट लिखना मुश्किल होता है, बट हमें पता होना चाहिए। एक्सपेंसेस डेबिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बट नॉट अलाउेबल, पीजीबीपी अलाउ नहीं करेगा। कौन कौन सा? डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एड बैक। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस होता है, लिख लो रजिस्टर में, नहीं लिखा तो। इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंस, इट इज नॉट अलाउड। हाँ, लिखा भी था लास्ट क्लास में। अगला पढ़िए, ज्यादा लैंग्वेज में घुसने की जरूरत नहीं है। 30%, 40A, कौन सा है ये? अभी जो पढ़ा हमने, डिसअलाउ हो जाएगा 30%। उससे अगला कौन सा है? 48 टू लिख रहे, रिलेटेड पर्सन को पे करते हो, जितना भी अनरीजनेबल है एड बैक हो जाएगा। उससे अगला 10,000 वाला, और ट्रांसपोर्टर के लिए 35,000, 40A3। नेक्स्ट 43B जो था सारा, पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलती थी, बोनस, कमीशन, लीव, सैलरी, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, पीएफ, 3 इंटरेस्ट के थे, रेलवेज की पेमेंट। उससे अगला याद करो, एमएसएमईज करा था। कॉन्ट्रैक्ट है तो 45 डेज, नहीं है तो विद इन 15 डेज। ठीक है, तो वो कहानी वो हम कर चुके हैं, पर एड बैक क्या हो रहा है मुझे पता होना चाहिए, मैं पता लग रहा है। नेक्स्ट इज 40A आई, 40A आई है ऐसे, पर 40A भी लिख दोगे, वो प्रैक्टिस करके ही अपडेट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इज
पर्सनल एक्सपेंस ऑब्वियसली आपके पीएनएल में आपको दे रखा होगा, घर का रेंट दिया घर का, तो ऐड बैक कर दूंगा ना उसको। उससे अगला कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई जगह नहीं है इसकी 30, अगर कैपिटल एक्सपेंस है तो ब्लॉक बनाइए और डेप्रिसिएशन लीजिए ना। रिपेयर्स ऑफ कैपिटल नेचर नॉट अलाउेबल एज पर सेक्शन 30 एंड 31, वो बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। एमोर्टाइजेशन ये वाला आई थिंक हमने अभी नहीं करा ना, वीआरएस का। वॉलेंटरी रिटायरमेंट छोटा सा सेक्शन है, 4 लाइनों का, सुन लो। जैसे आपको ध्यान है फैमिली प्लानिंग की डिडक्शन 5 साल में मिल रही थी, वॉलेंटरी रिटायरमेंट क्या होता है भाई, 100 एम्प्लॉय को हटा दिया गया और सबको 10-10 लाख रुपए दे दिए गए। जब बेटे बड़े लेवल के एम्प्लॉयज को हटाया जाता है जो 40-40 साल के, फॉर देम फाइंडिंग अनदर जॉब इज वेरी डिफिकल्ट। आप फ्रेशर्स होते हैं, आप मार्केट में जा सकते हैं, स्विच कर रहे हो, बट जब आपके पास 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है ना, तो वो स्पेसिफिक जॉब्स कम हो जाती, ठीक है। तो कंपनी उनको एक लमसम पैसा दे, करोड़ भी दे सकती है, 5 करोड़ भी दे सकती है, तो उसकी डिडक्शन एक साथ मिल जाएगी या 5 साल में मिलेगी? 5 साल में। पीएनएल में क्या होगा, पूरी दे रखी होगी। इनकम टैक्स क्या कहता है, 5 साल में दो, तो मेरे को एड बैक करना पड़ेगा ना 4/5। तो अगर 5 रुपए का खर्चा है तो डिडक्शन तो 1 रुपए की मिलनी है ना, तो एड बैक क्या हो जाएगा, 4। तो यही कर रहा है वो, 4/5 ऑफ द एक्सपेंस इज टू बी एडेड बैक। क्लियर है? जस्ट अपने रजिस्टर में लिख लीजिए सेक्शन 35 DDA और इसी 3 लाइनों को रीड कर लीजिए। आप सभी बच्चे लेट, बहुत जल्दी आए हो आज। गोपाल जी सही टाइम पर आया नहीं, पीजीबीपी खत्म होते ही आ गए। उस हिसाब से तेरी पेनल्टी थाउजेंड्स में चली गई है अब। किसका? पूरा ही लिख ले। मैं एक एक बार ये लिख मैं ही लिखवा दूं क्या, है ना? एक एक बार आपने सेक्शन क्या लिखा है एंड उसकी हेडिंग लिख लीजिए, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। क्वेश्चन नहीं है, फॉर्मेट है, अभी एक सेक्शन में करा दिया, मतलब क्या क्या जो हमने सीखा, ठीक है। उसके नीचे लिखिएगा डिडक्शन इज अलाउड इन 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। starting with the previous year starting with the previous year in which it is incurred in which it is incurred। तो ये रास्ते में कहीं भी आएगा, आप उसको रीड कर लेंगे, समझ आ जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर मैंने इस साल 1,000 रुपए दिए तो पीएनएल में तो 1,000 माइनस हो रहा होगा खर्चे के नाम पे, ठीक है। पर डिडक्शन कितने कितने की मिली, इनकम टैक्स से 200 200 200 200 5 साल में मिलनी है, तो मैं एडबैक कितना कर दूंगा, 800। 1,000 माइनस हो रखा है, मिलनी तो सिर्फ 200 ही है, तो एडबैक तो 800 कर दूंगा ना। अब आपका मन कर रहा है सर ऐसे क्यों करो, पूरा एडबैक कर दो, ले कर ले पूरा एडबैक 1,000, डिडक्शन दे दे 200 की, नेट तो वही है। बताइए, क्लियर है? सेम ही बात है। यू डिसअलाउ द एंटायर एंड देन अलाउ 200। अगला पॉइंट देखिए, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंस, सर ये एडबैक क्यों कर रहे हैं? नॉट अलाउेबल इन केस ऑफ पर्सन अदर देन कंपनी। पेपर में ऐसा हो सकता है सोल प्रोपराइटर का पीएनएल हो, फैमिली एक्सपेंस लिखा हो, अब बोलो अरे इसकी तो मिलती है डिडक्शन, नहीं मिलेगी उसको। सिर्फ और सिर्फ किसको मिल रही थी, कंपनी को। किसके टुवर्ड्स, टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉइज। आपको सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। आप याद करो, वहां पे कंपनी टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉइज भी लिखा हुआ था। अगर वहां पे टुवर्ड्स अदर्स आ गया, नहीं मिलेगी आपको डिडक्शन उसकी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, याद करो सेक्शन 37 में इंफ्रिंजमेंट ऑफ लॉ होता था भाई, रेड लाइट क्रॉस कर रहे हो, पेनल्टी में नहीं मिलेगी आपको डिडक्शन, पर अगर कॉम्पेंसेटरी होगी तो मिल जाएगी आप। सबसे आखिरी वाला तो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो डिडक्शन चैप्टर में होगा। अगला पॉइंट पड़ेगा, ऑल एक्सपेंस रिलेटेड टू इनकम व्हिच इज नॉट टैक्सेबल। ये कह रहा है भाई एक प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी में उसकी इनकम टैक्सेबल है, तो उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो भी तो वहीं से माइनस होंगे ना। तो अगर आपके पीएनएल में हो रखा है तो उसको ऐड बैक कर दो। समझ गए आप क्या बोल दिया मैंने? अब कौन कौन से खर्चों की डिडक्शन मिल जाएगी? सबसे पहला
डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। नेक्स्ट 30% क्यों कह रहा है भाई, अगर पुराने सालों में नहीं मिली, मैंने पे कर दिया तो अब तो मिल जाएगी ना 30%। तो वो कहानी वैसी लिखी हुई है, अपने को रीड नहीं करनी, वही लिखा हुआ। अगला क्या है, डिसअलाउड। उस सर 43 में डिसअलाउ हो गया था, 5 साल पे कर दी तो मिल जाएगी ना डिडक्शन। तो वो वाली चीज कह रहे हैं। इन ये इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन स्टार्ट करते तो आपको इनकम क्रेडिट इन द पीएनएल, आपके पीएनएल की क्रेडिट साइड पे आपको दिखेगी, बट वो पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं होगी। क्यों? बिकॉज दीज आर टैक्सेबल इन अदर हेड्स। जैसे कि, तो ये अदर हेड्स की इनकम, डिविडेंड इनकम कौन से हेड में जाएगी? एग्रीकल्चरल इनकम। एग्जैक्ट, बट विच हेड? इफ एग्रीकल्चरल इनकम इज अर्नड इन नेपाल, इट नॉट एट ऑल। हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी होना जरूरी होता है, अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है एग्रीकल्चर। ठीक है, अगर किसी की एग्रीकल्चरल इनकम है तो वो कहां टैक्सेबल होती है? अदर सोर्स। अगला क्या है? एफडीज, अदर सोर्स। कैपिटल गेन, वो सिक्योरिटी बेस्ड क्या कुछ है, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, गिफ्ट, अदर सोर्स, इनकम टैक्स रिफंड। इस पे हमने बात कर ली लास्ट क्लास में। जब इनकम टैक्स खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलती तो वापस आना इनकम क्यों होगा भाई? ठीक है ना? और इंटरेस्ट, अच्छा, क्या इनकम टैक्स का जब रिफंड आता है तो इंटरेस्ट बनकर आता है साथ में? बिल्कुल आता है। व्हाट इज द रेट? 6%। क्या वो टैक्सेबल होगा? अदर सोर्स। इंट्रोडक्शन की क्लास में आपको मैंने लिखवाया था, जहां पे प्रीवियस ईयर असेसमेंट दिया था, ये अदर सोर्स में टैक्सेबल। बताइए, क्लियर है? आपको समझ आना चाहिए इसका रीजन क्या है, बिकॉज इट इज नॉट अ इनकम, इट इज नॉट टैक्सेबल, इसलिए मैं इसको बाहर कर रहा हूं। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज टैक्सेबल अंडर अदर सोर्स। क्लियर है बच्चे? इंटरेस्ट का पार्ट होगा ना, इंटरेस्ट इज टैक्सेबल, बट पीजीबीपी की इनकम से मैं बाहर कर दूंगा क्योंकि अदर सोर्स में टैक्स। तो मैं नेट प्रॉफिट के अंदर क्योंकि घुसा होगा क्रेडिट साइड पे, पहले माइनस कर दूंगा और नीचे अदर सोर्स में ऐड कर दूंगा। समझ रहे हो? नेक्स्ट बताइए, ये क्या बोल रहा है? इनकम चार्जेबल एंड इफ द सेम, कुछ नहीं है, एक बार पढ़ दो इसको। सैलरी, रेम्युनरेशन। अच्छा, एड बैक हो रहा है ना, तो एड बैक का मतलब क्या होता है? डिसअलाउ कर रहा होगा। क्या क्या डिसअलाउ कर रहा है? और क्या कर रहा है? अर्लियर ईयर नाउ रिकवर्ड, तो ये बैकडेट रिकवर्ड है। ठीक है, एक आखिरी पॉइंट जो हमारा बच रहा है, हेडिंग डाल लीजिएगा, बस यहीं पे खत्म करूंगा। सेक्शन 41 अभी और बच रहा है, पर ये सेक्शन 41 दैट इज रेमिशन ऑफ लायबिलिटी। सर जी, रेमिशन ऑफ लायबिलिटी क्या होता है? बेटे मैंने ना अपने एम्प्लॉयज को 100 करोड़ रुपए देने हैं एज सैलरी। ठीक है, एंड इट इज ड्यू। क्या मुझे डिडक्शन मिल जाती है इनकम टैक्स में? मिल जाती है। पर मेरी कंपनी की हालत सही नहीं चल रही, और मेरी एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग हुई, उन्होंने कहा सर आप एक काम करो, हम 50% अपनी सैलरी फॉरगो कर देते। मैंने आपको 100 करोड़ देने थे, मैंने 100 करोड़ का खर्चा बना रखा था, 100 करोड़ का खर्चा था तो नेट प्रॉफिट भी 100 करोड़ से कम आ रहा था। रिटर्न विटर्न भर दी मैंने, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग है, 6 साल से 100 करोड़ आउटस्टैंडिंग। मैंने एम्प्लॉय को बोला यार देखो मैं पे तो कर नहीं पा रहा, कितना आउटस्टैंडिंग रखेंगे, कुछ एक बीच में सेटलमेंट कर लो। उन्होंने कहा सर आप एक काम करो, आप हमें 50% पे करवा दो, 50% छोड़ दो। क्या ये लायबिलिटी रेमिशन मतलब लायबिलिटी का कम होना नहीं है? तो टेक्निकली मैं अगर आपको 50 करोड़ दूंगा तो क्या खर्चा 50 करोड़ नहीं था? तो मैंने डिडक्शन कितने की ले ली? टैक्सेबल। अगर आपकी लायबिलिटी खत्म हो रही है तो आपकी इनकम है वो। रेमिशन ऑफ अ लायबिलिटी इज एन इनकम। लायबिलिटी इज एक्सपेंस टू लायबिलिटी होता है जिंदगी में, और अगर लायबिलिटी खत्म हो रही है तो डिडक्शन काय के लिए भाई तुम 100 करोड़ की? तो सिर्फ एक लाइन लिख दीजिएगा, रेमिशन और सेसेशन ऑफ अ लायबिलिटी इज डीम्ड इनकम and will be added in the net profit. लॉजिकल बात है ना? तो ये आपके पूरे फॉर्मेट में आपने देख लिए, पॉइंट्स देख लिए, समझ रहे हो? इन्हीं पॉइंट्स पे ही आते हैं। अब आप देखोगे फुल फ्लैश या कुछ भी, अब आपको फेमिलियर हो गई, हाँ ये चीज बोल रहा है, क्लियर है। पर अभी भी ऐसी कोई बात अभी वो नहीं है। अभी एक बार अब आप हेडिंग लिखते जाइएगा,
देखो यहाँ पे ना, मैं ये चीजें इसलिए बोल रहा हूँ, जो बोलता नहीं हूं मैं, बिजनेस और प्रोफेशन, भाई साहब आपका बिजनेस और प्रोफेशन हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बस सिर्फ मतलब कब पड़ जाता है, टैक्स ऑडिट की लिमिट के लिए, प्रेजम्पटिव के लिए, लेकिन ओवरऑल कंप्यूटर में मुझे कोई मतलब नहीं। अब बोलो सर एक डॉक्टर ने करा तो भी सेम बात है भाई, 30% चला होगा, सैलरी सारे सेक्शन सेम चल रहे हैं, लेकिन वो लिमिट्स के लिए होता था। पर आप मुझे बताइए, ये लोग अगर कोई बंदे ने एक दिन के लिए बिजनेस करा है, जिसको मतलब ठीक है एक दिन के लिए भी करा है, तो वो भी कहाँ टैक्सेबल हो जाता है, पीजीबी। अब एक बार जस्ट बिजनेस का ऐसी डेफिनेशन पढ़ लीजिए, प्रोफेशन का कोई मतलब नहीं है, पर एक बार फिर भी पढ़ लीजिए, और नीचे का ये भी बॉक्स। वैसे तुमको ये बस अपने मॉड्यूल से वन टाइम रीड करना है, जो भी रिस्पेक्टिव मॉड्यूल्स है, बट एक बार जस्ट एक हिंट है, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, वोकेशन क्या होता है। प्रॉफिट्स चलो पढ़ लो एक बार, कहाँ पे लिखा है, एनी एडवेंचर। अगर एक बंदा एडवेंचरस वो करके ही पैसे कमाता हो, जैसे रील्स बना रहे हैं और मतलब वगैरह में ऊपर से कूद मारूंगा, एडवेंचर हो सकता है। उनका प्रोफेशन एक वे में है कि वो एंटरटेन भी हाँ हाँ, सर्कस वाले बिजनेस ही उनका वो हाँ, तो वो मतलब लोग बोलते हैं ना, अरे हमको लोगों की इसके लिए कुछ नहीं है भाई, जन्नत है, इसलिए सरकार ही बढ़ाती है डेफिनेशन को। बताइए क्लियर है, क्या बोल रहे हैं, पेंटर, स्कल्प्टर, ऑथर, ऑडिटर, लॉयर, डॉक्टर, ये सब क्या है रे, इवन एस्ट्रोलॉजर, अ पर्सन हु कैन बी सेड टू बी कैरिंग ऑन अ प्रोफेशन बट नॉट बिजनेस। तो डिफाइन कर रहे हैं, आपको नॉर्मल रीड करना है इसको, ठीक है। अच्छा छोटी छोटी बातें, एक दो हेडिंग्स लिखते जाइएगा बस ऐसी। प्रॉफिट्स कैन बी इन कैश और इन काइंड। आप ये बोलो सर मैं बिजनेस कर रहा हूँ और एक बंदे ने मुझे मर्सिडीज दे दी, तो ये तो काइंड में है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई, चाहे प्रॉफिट्स कैश में हो चाहे काइंड में हो इनकम, ठीक है। तो ऐसे लिख दीजिए, प्रॉफिट्स इन कैश और इन काइंड इज टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। और मेन बात वही है, इट शुड बी फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, कैपिटल रिसिप्ट्स आर नॉट टैक्सेबल। कैपिटल रिसिप्ट क्या होगी उसके अंदर मुझे नहीं जाना, कैपिटल रिसिप्ट आपकी टैक्सेबल नहीं होगी। तो ये ऐसे कुछ एग्जांपल यार, नॉट जनरली टू बी टेकन इनटू अकाउंट, सो इट इज वेग, मतलब ऐसी जनरल बात है। कैपिटल रिसिप्ट्स आर जनरली नॉट टैक्सेबल। वॉलेंटरी रिसिप्ट, कोई बंदा आके बोले सर आप बहुत बढ़िया लॉयर हो, मैंने आपकी यूट्यूब वीडियो देखी और मैं केस जीत गया सर, ले लीजिए 1 करोड़ रुपए, हो सकता है। तो वो लॉयर कह रहा है यार ये तो मेरा क्लाइंट भी नहीं है, उसको पैसे मिले, कह रहा है ये पीजीबीपी इनकम थोड़ा ना है, ये पीजीबी इनकम है। यार मैं आपकी क्लाइंट लिस्ट थोड़ा ना देखता रहूंगा, एक एक बिजनेसमैन सारे घुमाने लग जाएंगे चीजों को, ये सर वो मेरा क्लाइंट ही नहीं है, आप मेरे डिटेल हो, मैं ये सब थोड़ा ना देखूंगा, आपको कहीं से ही पैसा आ रहा। तो वॉलेंटरी रिसिप्ट्स आर आल्सो टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। छोटा सा एग्जांपल लिखा हुआ वही वाला लॉयर वाला, पढ़ लीजिए। वैसे लॉयर के केस में हो सकता नहीं नहीं, कैन बी सो मेनी केसेस। मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने कपिल शर्मा का शो देखा, मैं उसको ट्रांसफर कर दिए पैसे, तो उसका बिजनेस नहीं है, वो बिल्कुल है। है। जी। बड़ी अलग सोच है। अच्छा था मतलब बिजनेस क्या होगा उसका मतलब। कपिल शर्मा बिजनेस मैंने वही कर से प्रोफेशनल हो गया उसका। हाँ, प्रोफेशनल हो गया। जो मर्जी बोल लो, उस पर बात नहीं थी, उसके वो अलग हमें स्टडी करनी पड़ेगी, व्हाट इज वर्किंग, कहीं भी जाएगा जाएगा पीजी में। अब मान ले तेरे को मैंने सजेस्ट करे कोई कॉइन्स, तूने खरीद ली, ठीक है, तेरे को प्रॉफिट हुआ, मैं नहीं दूंगा। और तूने 100% प्रॉफिट मुझे दे दिया, अच्छा। सर के बोलने से पहली बार मैं नहीं अब सर 0.01% बोलते तब भी तो नहीं कर पाते, इतनी गंदी सोच है मतलब। सर आप पार्टी भी दे देंगे। सच्चाई लिखना है। एप्लीकेशन ऑफ गेम्स
इज इमटेरियल। आप ये बोलो सर मैं सारा पैसा डोनेट कर रहा हूँ, मेरे को डिडक्शन है, ये सब थोड़ा ना चल रहा है कुछ। पहले तो टैक्सेबल है ना, फिर किसी सेक्शन के तहत आपको डिडक्शन मिल रही है वो अलग बात है। पर आप ये बोलो सर ये लो मैंने आग लगा दी, ये थोड़ा ना मेरी इनकम नहीं, ऐसे थोड़ा ना होता। सर जी मैंने डोनेट कर दिया, ऐसे थोड़ा ना। उस सेक्शन के तहत बताओ कि हमने बोला हो इस सेक्शन में आप डोनेट करेंगे तो माइनस होगा, वो वाली चीज है। जस्ट बिकॉज यू आर सेइंग मैं सारा अप्लाई यहां कर दूंगा मेरी इनकम नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता भाई। एप्लीकेशन ऑफ द गेन्स इज इमटेरियल। इनकम फ्रॉम डिस्टिंक्ट बिजनेस, आपको क्या लग रहा है सारे के सारे बिजनेस मिला के प्रॉफिट निकाला जाता है? जैसे इफ आई से सैमसंग, तो सैमसंग के क्या मोबाइल का बिजनेस का पीजीबीपी अलग, वॉशिंग मशीन का अलग, टीवी का अलग, ऐसा हो सकता है? मैं 100% नहीं बोलूंगा। मैं आपको एयरटेल की कहानी बता सकता हूँ। एयरटेल के अंदर सबसे बड़ा बाइफरकेशन उनके लाइसेंसेस के बेसिस पे होता था। जो 3G 4G स्पेक्ट्रम मिलता है ना, दिल्ली का पीजीबीपी अलग होता था, स्टेट वाइज होता था। जब हम लोग बनाते थे तो मैं ऐसे नहीं बनाता था एयरटेल का कि तुम्हारा प्रीपेड का अलग, पोस्टपेड अलग, और राउटर का सेल वो जो डीटीएच वाला अलग, ऐसे नहीं होता। उनके लाइसेंस डोमिनेंट पार्ट बनता, तो हर स्टेट का पीजीबीपी निकलता, और उसके बेसिस पे रूट कॉस्ट से डेटा वैसे ही बनते थे, सॉफ्टवेयर वैसे होते थे। समझ रहे हो? तो फॉर डिस्टिंक्ट बिजनेस अलग अलग पीजीबी। ठीक है जी। अच्छा, इनकम फ्रॉम डिस्टिंक्ट बिजनेस, उसके बाद क्या लिखा है? कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट शुड बी कंप्यूटेड आफ्टर डिडक्टिंग द लॉस। अगर आपको एक बिजनेस में प्रॉफिट है एक में लॉस है तो वो एडजस्ट हो जाता था। चैप्टर हमने करना है सेट ऑफ का चैप्टर है। ठीक है, ठीक है। लास्ट, लीगैलिटी ऑफ द इनकम। अगर इनकम इलीगल है तो टैक्स लगेगा, लगेगा। बिल्कुल लगेगा। स्मगलिंग के बेसिस पे अगर बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है हर्ष को, क्या आपको, क्या आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा? आपको क्या लगता है? लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। मतलब ये तो मान लिया कि इनकम तो हो गया। स्मगलिंग कर रहे हैं इसको फाइन देना है, हाँ पैसे भी देने हैं। हाँ बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है वो ये करेंगे? चलो कुछ तो रख ही देते हैं, आपसे ट्रिपल 5 गुना ले लेंगे, आप बैंकक्रप्ट घोषित हो जाओगे आप। जब एक बार फंसते हैं ना। बंद कर देते हैं। अच्छा, ये आखिरी लाइन, तो वो स्मगलर वाला बंदा कौन था? स्मगलिंग कौन कर रहा था? आप सर मेरे पार्टनर तो आप ही हो। तो मैं सादा तो जिंदगी में था। ठीक है, तो वो जो स्मगलिंग कर रहा है वो कह रहे हैं सर खर्चे भी तो बहुत होते हैं, सारे मंत्रियों को पैसे जा रहे हैं, एक इकोसिस्टम बना रखा है, कोई किसी को नहीं बोलेगा, तो उसके डिडक्शन मिल जाएगी आपको। नहीं बहुत अच्छा। हाँ, ठीक है। एक्सपेंडिचर इनकम अदर सेक्शन फॉर ये ऐसे आ जाएगा पेपर में कि एक स्मगलिंग इनकम थी 100 करोड़ की, खर्चा था 40 करोड़ का, आपको लगा 60 करोड़, नहीं भाई 100 करोड़ में लिखा। ठीक है, इलीगल काम पे कागज की डिडक्शन भाई, समझ रहे हो? संजय जी कोई डिडक्शन नहीं मिलने की आपको। हाँ बताओ। ठीक है जी, अब मैं आपके साथ आ गया हूँ लास्ट, हमारा ये चार्जिंग सेक्शन था, सेक्शन 28, और फिर खत्म है अपनी कहानी। ठीक है, और 28 में आपको ध्यान दिला दूं, आपने कुछ पॉइंट्स कर भी लिए थे। आखिरी नीचे से चलते हैं। सबसे पहले वो 3580 का एसेट बेचा था, 3580 पे सारी डिडक्शन मिल चुकी थी, बेच दिया तो सारा का सारा सेल टैक्सेबल अंडर दी हेड पीजीपी अंडर सेक्शन 28 लिखा हुआ है ना ये वाला। उसके ऊपर कौन सा है? इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया, याद करो। कैपिटल एसेट को करते थे तो कैपिटल गेन में होता था, पर घर ये बिजनेस की इन्वेंट्री है, ज्वेलरी बढ़िया घर ले गया, कैपिटल फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल हो रहा है। उससे ऊपर कौन सा है? हाँ, एग्जाम्पल में दुष्यंत सर की मान लो ज्वेलरी की दुकान है, तो सारी ज्वेलरी घर तो ले गए पर शादी अभी भी नहीं हो रही। हम शौक में जाते हुए अपने सेम एग्जांपल की शादी की अब भी शादी नहीं करते। आपको याद रहेगा, आप जो रिवाइज करोगे दुष्यंत सर की शादी नहीं हुई। याद रहेगा आपको सर हर एग्जाम में डालोगे। शादी अचानक से हो गई। अच्छा, क्या
हाँ ठीक है, की मैन इंश्योरेंस क्लियर है। अब आप देखिएगा की मैनेजर पर्सन, हाँ अब आप देखिएगा पॉइंट नंबर 7, इसको आप लिख भी सकते हैं, पर पहले मैं एक बार समझा देता हूँ, ये ना बहुत सारा लिखने का है वैसे। ठीक है, सिर्फ एक हेडिंग लिख लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड, वो कह रहा है चाहे मिला है, चाहे ड्यू है, चाहे कैश में है, चाहे काइंड में, अंडर एन एग्रीमेंट फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू बिजनेस और प्रोफेशन। ये क्या मतलब हुआ? भाई साहब पेप्सी ने कोका कोला को बोला भाई 3 स्टेट में आप प्लीज कोका कोला मत बेचिए। ठीक है, उसने बोला दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में कोका कोला मत बेचिए। कोका कोला बोला नहीं बेचूंगा, 5,000 करोड़ दे दो, 20,000 करोड़ दे दो। सो फॉर नॉट डूइंग द बिजनेस आई एम पेइंग यू। अब आप मुझे बताइए वो कहाँ टैक्सेबल होगा पैसा? पीजीबीजी। इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मैं सामने वाले इंस्टीट्यूट को बोल रहा हूँ भाई एक काम कर, 1 करोड़ पकड़ और दुकान बंद कर, सेंटर क्लोज करो। अब मुझे बताइए क्या डील्स नहीं होती होंगी? आज के टाइम पे कितने बड़े बड़े ये जो कोचिंग सेंटर है, नाम नहीं लूंगा, हमारा ये अलग है। ठीक है, कितने सारे वो नहीं, आप छोड़ो, आपको नहीं पता तो अच्छी बात है। ठीक है, कितने सारे जो डू टाइप्स और उसके बाद चल भी जाते हैं, ब्रेक भी हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन दी जाती है। समझ रहे हो कि आप ये चीज यहाँ पे करिए, उसके लिए हम आपको, ठीक है, अभी बात ही हो रही थी, देखो प्रेप सीए करके है ना, ठीक है, तो टाइप करना चाह रहे, ठीक है। सो बेसिकली फॉर नॉट डूइंग अ बिजनेस, आपने एक बार चाइनीज मैन वाला है, अब उसको बोलो भैया यहाँ पे ना मुझे अपनी चाइनीज मैन लगानी है, आप हटा दो, हटा देगा वो? अब बोलो भैया 100 करोड़ दो, हो गया भाई साहब, कल से बनाने बंद कर दें। और इससे क्या अभी से बना हाँ समझ रहे हो, तो उसको तो पैसा है ना टेक्निकली ये, नहीं, गुडविल भी है, बट आप अपने कॉम्पिटिटर को हटा रहे हो ना। मतलब उसको हटा रहे हैं, उसको जो मनी मिल रहा है वो गुडविल में हाँ एग्जैक्टली exactly, क्योंकि उसका नाम इतना है और वो चीज एग्जैक्टली उससे आपको जितना थ्रेट है उसी की तो वैल्यू लगा के आप वो करो। ठीक है, तो आप मुझे बताइए वो जिसको पैसा मिल रहा है कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? पीजीबी। लेकिन अगर अब आप चाइनीज वैन का जगह बोले भैया आप जैसे बना रहे हो ना बहुत बढ़िया बना रहे हो, मेरा बहुत दूर है, मैं यूपी में बनाऊंगा, पर आप मुझे फॉर्मूला बता दो, कितना विनेगर, नूडल्स कहाँ से ले रहे हो, मैं R&D नहीं करना चाह रहा, आप मुझे एज इट इज बता दो ये सामान लगता है, मैं खरीदूंगा, कल से चालू करूंगा। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल लॉजिक्स आएंगे। तो उसने कहा बता दूंगा, 1 करोड़ दे दे। अब आप मुझे बताइए उसने अपना फॉर्मूला बेचा आपको, अब वो कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? कैपिटल गेन्स, दैट्स अ नो हाउ। ठीक है, और कैपिटल गेन में टॉपिक हमारा रह भी गया, इंटेंजिबल बात ही नहीं करी मैंने आपसे। अब ये भी ध्यान आया मुझे, चाहे आपके बिजनेस की गुडविल होती है, ठीक है, तो वो कहाँ टैक्सेबल होता है? कैपिटल गेन। फॉर्मूला आई वुड नॉट से गुडविल, पर गुडविल भी हाँ बोल सकता हूँ, कैपिटल गेन, इंटर, ट्रेडमार्क, ठीक है, ब्रांड नेम, राइट टू मन, वैसे बहुत सारे वो होते हैं, ठीक है, वो कहाँ टैक्सेबल होंगे? कैपिटल गेन। आप ये कह सकते हैं सर वो बिजनेस इंटरेस्ट, जी हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो कहाँ टैक्सेबल होंगे? कैपिटल। ठीक है, यही लिखा है उसमें, हाउएवर द फॉलोइंग सम वुड नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबी। सबसे पहले कौन से? इन कैश और बैंक ऑन अकाउंट ऑफ transfer of the right to manufacture, produce an article of thing to carry on business profession which is chargeable under the head capital gains। ठीक है, और एक और चीज लिखी है, ये कुछ पढ़ोगे आपको पता है, बहुत ही ना हमारा ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, तो बड़े लेवल की बात है, जितना भी अगर आप जैसे उसे सेव करते हो, तो ये एक वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, ये एक, और यूएनओ कुछ पैसा देती है बिकॉज यू आर सेविंग दैट। जैसे आप देखते हैं सोलर पैनल लग रहे हैं, कहते हैं एक तो आप सेव जितने यूनिट्स करोगे आपको पैसा भी मिलेगा, अगर होता है सोलर पैनल में होता है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए ऐसे ही ओजोन को डिप्लीट ना हो, ऐसे गवर्नमेंट के बहुत इनिशिएटिव बड़े लेवल पे, ठीक है, तो आपको कुछ पैसा मिल सकता है। वो क्या पीजीबीपी में टैक्सेबल हो रहा है? नहीं, पेपर में आ सकते हैं। आपके पीएनएल में क्रेडिट साइड में लिखा होगा कि ओजोन डिप्लीट रोकने के लिए हमें कुछ पैसे मिले। ठीक है, तो ये नाम जो भी अभी मैं बता दूंगा आपको, तो उसके लिए पैसे मिले, क्या ओपिनियन टैक्सेबल है? नहीं, टैक्सेबल नहीं। ठीक है, एक बार आराम से दोनों पॉइंट पढ़ लीजिए।
वो ये है कि ये पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं है दोनों। बस आपको इतना समझना है, एक वर्ड है कीवर्ड ट्रांसफर ऑफ इंटेंजिबल, और दूसरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सब्सटेंस डिप्लीशन ओजोन लेयर एंड यूएनओ का नाम लिखा हुआ है बस। ठीक है जी। कौन सा? ये कहीं भी नहीं हो रहा होगा, कहीं लिखा ही नहीं हुआ है, तो अभी हम इसको यही मानेंगे, कहीं नहीं। ठीक है, अब अगर आप दोबारा से पढ़ोगे, पहला क्या था? एनी सम रिसीव फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी, और बी पॉइंट क्या है? फॉर नॉट शेयरिंग द नो हाउ पेटेंट। शेयरिंग का मतलब पेप्सी कोका कोला को कह रही है कि और किसी भी के साथ कोलैबोरेट मत करना। हो सकता है उनका कोई एग्रीमेंट बनने वाला हो, पर पेप्सी ने अलग से आके बोल दिया आप उनके साथ कोलैबोरेट मत करो, डोंट शेयर योर पेटेंट कॉपीराइट्स, और उसके लिए मैं आपको पैसे देने होते हैं। समझ रहे हो? तो बेसिकली वो कहाँ टैक्सेबल होगा? पीजीबी। क्लियर है जी? आइए, ऐसे एग्जांपल ये छोटे छोटे, ये तो आपको बहुत अच्छे से आपने डिटेल कर लिया, पूरा पढ़ लीजिए, पूरा समझ आ जाएगा। याद करो पार्टनरशिप पे कितनी डिटेल्ड बात करी है, सारी बातें वही लिखी हुई हैं। कोई भी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन ड्यू और रिसीव बाय अ पार्टनर ऑफ द फर्म विल बी डीम्ड एज इनकम फ्रॉम बिजनेस। पार्टनर को जो भी मिलता है वो कहाँ टैक्सेबल हो रहा था? पीजीबीपी में। और शेयर ऑफ प्रॉफिट तो एग्जेम्प्ट हो गया था, वो नीचे लिखा हुआ है एग्जेम्पशन ऑफ शेयर ऑफ इनकम ऑफ पार्टनर। और ऊपर वो क्या दे रखा है? 20% अगर दे रहे हैं तो 8% फर्म के लिए डिसअलाउ हो जाएगा, और पार्टनर के लिए टैक्सेबल कितना होगा? 12% ही, क्योंकि जितनी डिडक्शन मिलती थी उतना ही टैक्सेबल। ये सारी बातें इन वर्ड्स लिखी हुई। क्लियर है बच्चे? ओके, अगला बढ़िए। भाई सिर्फ कैश में थोड़ा है, अगर लॉयर को घर ही दे दिया, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप अपने एंगल से मत सोचिए, आपको नहीं देगा वो ठीक है। देर आर मेनी। पीसी देंगे ना सर। काइंड में भी होता है। आप बिजनेस में अगर रिलेशंस अच्छे होते हैं तो ऐसा हो। एक बात बता, अभी ये जो सेलिब्रिटीज का है, अकाउंट्स की क्लास ना 10 मिनट 15 मिनट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मान ले जैसे अभी अंबानी के यहाँ पे था, ठीक है, तो अभी तो ठीक है, वो इवेंट तो शादी हो गया, अलग चीज हो गई, पर क्या उन लोगों में ऐसे घर देना बर्थडेज पे ऐसे नहीं होता वो हो तो सर? ऐसे देते हैं मानता हूँ, पर वो तो क्लोज फैमिली मेंबर्स। सॉरी थोड़ा ना यार, मतलब अगर तेरे ज्यादा को तो ऐसे ही है। आउट ज्यादा देते होंगे, बट आउट ऑफ बिजनेस रिलेशन भी बहुत पेमेंट्स होती है भाई ऐसे। समझ रहे हैं? मतलब अगर तुम्हें 100 करोड़ का क्लाइंट है, मैं 1 करोड़ खर्चने में सोचूंगा थोड़ा ना। बहुत नॉर्मल, मतलब एकदम होता होगा, 100% होता होगा। समझ रहे? बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे नहीं कि जो चल रहा है बस वो दे दिया और वो चीज है, बड़े लेवल पे होता है। ठीक है जी, क्लियर है बच्चे? तो कह रहे चाहे कैश हो चाहे कोई भी बेनिफिट हो, परक्विजिट हो, टैक्सेबल होगा जी। अब इसके बाद ना ये वाला पॉइंट है, जैसे ये ना कस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, कस्टम्स में ना जैसे प्रॉफिट ऑन, जैसे कि क्या लिखा है? इंसेंटिव रिसीव बाय एसएससी कैरिंग ऑन एक्सपोर्ट बिजनेस। तो जिसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो आपको कीवर्ड ध्यान रखने, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंड टाइटलमेंट। अब आप बोलोगे सर ये भी सेल करिए कैपिटल गेन, नहीं जा रहा ना भाई, तो याद करके चलेंगे ना इस चीज को। ठीक है, ये होता क्या मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, उसके अंदर पीछे कहानी है, पर कोई पॉइंट नहीं है। अब मुझे बताइए, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है सेल ऑफ इंपोर्ट, तो कितना टैक्सेबल हो रहा है? पीजीबीपी। अगला क्या है? कैश असिस्टेंस मिल रही है एक्सपोर्ट, सरकार कह रही है एक्सपोर्ट करो मैं बेनिफिट दूंगी, तो वो बेनिफिट कहाँ टैक्सेबल हो रहा है? पीजीबीपी। कस्टम ड्यूटी और एक्साइज रीपेड और रीपेबल एज ड्रॉबैक, वापस मिल जाना। ठीक है, इनकम टैक्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे। कस्टम आप पे करते हो, डिडक्शन मिलती है, वापस आ जाता है तो इनकम हो जाती है। ठीक है जी, तो ड्रॉबैक वही होता है, वापस आ जाना किसी। ठीक है, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक। ठीक है, ये डीपीबी शॉर्ट में होता है, ये पासबुक होती है जिसमें पॉइंट्स होते हैं कि इतने रुपए की ड्यूटी तुम्हारी माफ हो जाएगी, तो लोग बेचते हैं इसको, ट्रेड करते हैं। तो अगर आपने इसको भी ट्रांसफर करा है तो कहाँ टैक्सेबल हो रहा है? पीजीबीपी। तो आपको नाम ध्यान रखने हैं, इंपोर्ट एंटाइटलमेंट्स, असिस्टेंस मिल रहा है कुछ,
कस्टमर वो वापस आ रहा है या डीईपीबी को सेल कर रहा है, उससे प्रॉफिट हो। ठीक है बच्चे, आपको पता है जो फैक्ट्री के ओनर्स होते हैं, फैक्ट्री ओनर बड़ा मालिक, मतलब 100 फैक्ट्री चल रही है, क्या वो जो फैक्ट्री में लेबर होते हुए, क्या उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट होता होगा? नहीं होता होगा। मतलब वो कहाँ पर है, मीटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है? तो क्या कोई ऐसा एक संस्था नहीं होनी चाहिए जो लेबर की मिलके क्यूमुलेटिव बात पहुंचाए वहां तक? दैट्स कॉल्ड ट्रेड यूनियंस। हमने मूवी देखी, बहुत पुरानी थी, लाडला मूवी। अनिल कपूर को ओनर बनाते हैं, जिसमें कि तू रिप्रेजेंट कर हमारे उसको, समझ रहे हो? वो यही होता है ना, लेबर का ही तो वो बन जाता है ना कि रिप्रेजेंटेटिव बनता है। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन बहुत ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, जो कि एक प्रॉपर लाइजनिंग सही रहे, लेबर भी वो ना हो, नाराज ना हो कि यार मालिक तो मैं पूछता नहीं, हम तो नहीं करेंगे, स्ट्राइक हो रही है। तो ट्रेड यूनियन वर्क एज अ कि भाई उनको भी न्यूट्रलाइज रखे और उधर तक बात भी पहुंचाए। तो ट्रेड यूनियन भी एक अपने में सेपरेट एंटिटीज होती हैं। तो एज ट्रेड यूनियन अगर आप कुछ कमाते हो, कमाओगे भाई ऑब्वियसली, ठीक है, कैसे कमाओ मुझे उसके अंदर नहीं जाना। ट्रेड यूनियन अपने बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, जैसे पे कमीशन होती है बैंक्स की होएगी, सरकारी ऑफिस के होते हैं, ट्रेड यूनियंस होते हैं, एम्प्लॉय यूनियंस, ट्रेड यूनियंस। ठीक है, जैसे कालका जो कोई ना कोई यूनियन बना होगा, जैसे मान लो एकदम सीलिंग हो जाती है तो जैसे फोन आ जाता है, जैसे 2-4 कोचिंग सेंटर से आ गए कि एक बार आप आना, मिलते हैं। ठीक है, तो दे ट्राई टू क्रिएट सो दैट एक यूनिटी रहे। ठीक है, डोमिनेंट दूसरा बंदा ना कर जाए। ठीक है, तो बेसिकली उनको अगर कोई इनकम हो रही है तो कहाँ टैक्सेबल हो जाएगी वो? पीजीबी में टैक्सेबल। तो इनकम फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर इट्स मेंबर्स। मेंबर कौन हो गए? फैक्ट्री के सारे लेबर हो। उनको बोला भाई 20-20 रुपए कटेंगे भाई तुम्हारे महीने के। जो बंदा वो काम कर रहा है कुछ तो उसे वो जाएगा ना। ठीक है ना, बाय ट्रेड और प्रोफेशन और बिजनेस। क्लियर है जी? हाँ, अलग सा कुछ टैक्सेबल रहेगा या वो कंपनी जिसकी नहीं, ट्रेड यूनियन अलग एंटिटी बन जाती। बताइए, क्लियर है बच्चे? बस आपको ना ऐसे वो ध्यान रखना है। अच्छा, बस ये लास्ट ही है, फर्स्ट तो हमने कर लिया, और आपका पीजीबीपी डन है जी बस फिर। तो एनी कॉम्पेंसेशन और एनी अदर पेमेंट ड्यू और रिसीव्ड बाय अ पर्सन, तो ये किसको पैसा मिल रहा है? बाय अ पर्सन मैनेजिंग द होल और सब्सटैंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी और अफेयर्स इन इंडिया ऑफ एनी अदर कंपनी। मुद्दे की बात है, ही इज हैंडलिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एट और इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ हिज मैनेजमेंट और ऑफिस ऑफ मॉडिफिकेशन। भाई साहब आपका कॉन्ट्रैक्ट था पूरे, जैसे मैंने जस्ट अभी अभी सुना था, आप सभी बच्चों को लुई फिलिप पता है? और भी बहुत सारी लग्जरी ब्रांड्स हैं। ये सब लग्जरी ब्रांड्स आप जब amazon पे जाके खरीद रहे हो, ठीक है, तो लुई फिलिप की जितनी भी दुकानें हैं ना, वो एक कंपनी है अरविंद लिमिटेड, वो पूरे इंडिया में दे रही है वो। मतलब इन द सेंस, आप शॉपर स्टॉप में जाते हो, शॉपर स्टॉप में लुई फिलिप है, लुई फिलिप तो उसको किसने दिया होगा? अरविंद लिमिटेड। अरविंद लिमिटेड लुई फिलिप से खरीदता है, और उसके बाद पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? अरविंद लिमिटेड। लुई फिलिप का किसी से कोई डील नहीं है। 500 मॉल में लुई फिलिप की ब्रांड है, वो फ्रेंचाइजी होता है, वो खरीदेगा किससे? अरविंद लिमिटेड से। समझ रहे हो? तो उसका आ रहा था कि क्लोथिंग सेक्टर बढ़ता जा रहा है, तो अरविंद लिमिटेड का शेयर सही जा रहा है। अबे सुनते ही आप खरीद लोगे, और प्रॉफिट का हिस्सा दोबारा नहीं दोगे आप। ठीक है ना? तो नहीं, मैंने देखा ही नहीं, मैंने अभी ओवर इन्वेस्ट कर दिया, मैं अब देख ही नहीं रहा हूँ। वीडियो में कुछ तो नहीं, अब जनवरी में 2025 में तो करोड़ तो वैल्यूएशन हो ही जाएगी। पति पार्टी में देना हम कर देंगे। हाँ। अच्छा ऐसा तो करो आप देखने लग जाए, दूर हट रहे थे, बंद करो। मैंने एक कॉइन लिया था 1000 रुपए का, वो 1300 हो गया। पर क्या ही है ना, कितने लिया आपने? हफ्ते 10 दिन। कितने लिया? कॉइन्स तो बहुत है, 69,000 कॉइन्स लिए। 1000 कॉइन। नहीं नहीं, अब ऐसे मत सोचो पर कॉइन नहीं है, वो एक कॉइन ही 0.0014 करके। अब अगर कल को वो 2 रुपए भी हो गया तो मल्टीप्लायर है ना। मतलब समझ रहे हो, अभी वो 10 पैसे से वो कितना है, 1 पैसे का लिया मैंने।
नहीं, 1 पैसा भी नहीं, 0.01 हुआ ना 1 पैसा तो। हाँ, 0.001। अगर वो बस 1 रुपया हो गया तो वो 100x हो गया ना, उसका इम्पैक्ट आएगा। ऐसे बनना है करोड़पति बेटे, समझ रहे? करोड़ 25 दिन में। ठीक है जो आगे कर देंगे। हाँ, अगर 5 रुपए का हो गया, 10 का हो गया, तो भाई तो अब नौ फिर तो नौ फिर तो इनके ढंग से क्या मतलब ना आप करोड़ कमा नहीं रहे, पर पता है फील तो आती है। बन तो सकता, मतलब मेरे दिमाग में ना कॉन्फिडेंस तो है, बन जाऊं। कुछ तो कर रहे हैं। हालांकि लॉस है मुझे, कितने का? तूने बताया था मुझे। मेरे को टोटल अभी 5,500 का लॉस लेकिन उम्मीद है। है, उम्मीद है, और एक भरोसा है कि करोड़ों बन जाएंगे मेरे, बन जाएंगे। देखो आप हमें पार्टनर लेगा। आप हर क्लास में देखते हो पोर्टफोलियो। अरे क्रिप्टो का ना अलग सही होता है। हाँ गैम्बलिंग कहते हैं फिर। हाँ। इलीगल है पर गैम्बलिंग ग्लोरीफाइड करते। लेकिन ये कॉइन्स वैलिडेट हो जाएंगे, देखना, चाहे 20 साल बाद हो जाए, करोड़पति तो बन जाऊंगा। यही सवाल खुद से पूछ, क्या 10 साल बाद? बताओ। ठीक है, अभी तो मेरी एज है यार। हाँ बच्चों, हाँ वो तो वर्ल्ड टूर हो जाएगा, इतने पैसे बन जाएंगे इसमें। नहीं, पर मुझे सही में उम्मीद है कि ये डूब जाएगा। हाँ, मैं टोटल 25,000 लगा दिया। आप तो कह रहे थे 10,000 से ज्यादा ही लगे। यार वो रील आ जाती है, ये ले लो, फिर XRP में। मतलब स्क्रीन पे मत रखो। लेकिन तो वैसे भी निकालेंगे। हाँ हाँ, नहीं पर मैं देखना भी तो चाहता हूँ ना, हो सकता है कोई मिस हो गया तो ये भी तो लग रहा है ना मुझे। अब मैं 1 करोड़ तक तो पहुंच चुका हूँ, मैं 100 करोड़ का टारगेट है, तो मिस नहीं करना है। हम थोड़ी ना बात में 100 तक पहुंचे। ओहो, वेरी गुड। आज क्या हो गया, लेट काफी लंबी पार्टी रही लग रहा है, बर्थडे पार्टी। हाँ हाँ, काम से बाहर गए थे। बर्थडे ही मना रहा था ना। हाँ बर्थडे कितना आया? है ना, 17 तो नहीं आए। बस एक लास्ट पढ़ लो, बस उसके बाद खत्म है ये। ठीक है, खत्म ही है सारे सेक्शन हमारे। ठीक है, वो क्या बोल रहा था? अच्छा, अगर मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट कर दूं या चेंज कर दूं, तब बोलोगे सर ऐसे थोड़ा ना होता है। मैंने पूरा सेटअप बिठा लिया था, अब आपको मेरे को 20 करोड़ रुपए पेनल्टी या जो मर्जी देना पड़ेगा, तो आपको जो पैसा मिल रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। कहने का मतलब है, आप मेरे पूरे इंडिया लेवल पे आप सप्लायर हैं, और अब मैंने आपकी सिर्फ 5 स्टेटों की रिस्ट्रिक्शन बना दी। अभी तक तो मेरी सारी स्टेटों में भेज रहे थे, अब 5 स्टेट में। आपने कहा सर हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो 5 साल का था, मैंने कहा मगर 100 करोड़। ड्यू टू मॉडिफिकेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉम्पेंसेशन मिल रही है, या फिर 2 वर्ड लिखे हुए, इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ द ऑफिस और मैनेजमेंट और मॉडिफिकेशन, उसकी वजह से कोई कॉम्पेंसेशन मिल रही है, तो वो भी PGBP में टैक्सेबल है। अगला पॉइंट भी यही, एनी पर्सन by what I mean called holding an agency in India for any part of the activity related to business of any other person in connection with termination or modification of the terms of the agency। कहने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई मॉडिफिकेशंस, कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिलेशन, मैं आपको जो पैसा दे रहा हूं वो कहां टैक्सेबल हो जाएगा? PG। और इसी बात को बस बार बार टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन करके वो लिख रहा है। ठीक है, तो आपको नॉर्मल रीड करके बस यही करना है कि ठीक है सर, बिजनेस अफेयर्स, एजेंसी बिजनेस। अगला पॉइंट क्या है वैसे? वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट ओन्ड और कंट्रोल फॉर लॉ मैनेजमेंट प्रॉपर्टी, कुछ नहीं करना है इसका, छोड़ दो इसको। टर्मिनेशन ऑफ टर्म्स एंड एग्रीमेंट, बस यही वाली चीज है। टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन में अगर आपको कोई कॉम्पनसेशन मिल रही है तो PG में टैक्सेबल। क्लियर है बच्चे? तो सर जी, आपका सारा का सारा PGBP अब मैं GST नहीं रोकूंगा, ये रोक नेक्स्ट नहीं, लेकिन GST ही मतलब वो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि अब 2 महीने में खत्म करना है, तो ये तो वेल विद इन कंट्रोल है, साथ चलता रहेगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप अपने ना GST के जो चैप्टर्स हैं जितने हो गए वो कर लेना, जो टेस्ट और वो रख रहा हूँ ना, क्योंकि सैटरडे
आज रेडी था आपका टेस्ट? मैंने ये पूछा सिर्फ अपने, मतलब कंफर्म तो था मुझे यही आंसर होगा। पढ़ लिया? अच्छा एक बात रह गई, मैं स्क्रॉल डाउन करता रहूंगा ना कुछ ऐसा दिखेगा। हमने रेट्स नहीं देखे, डेप्रिसिएशन दिया तो होता है पर मैं छोड़ तो नहीं सकता ना, पेपर में आ गया। ठीक है, हाँ ठीक है, तो एक बार आपको वो गो थ्रू एक चाहिए। बिल्डिंग के अंदर आइए जरा। आपको याद है बिल्डिंग के अंदर 4 ब्लॉक थे? याद करो 40% कौन सा था, वो वुडन स्ट्रक्चर, टेम्पररी इरेक्शंस प्योरली, तो जो टेम्पररी था उसमें 40% था। उसके बाद आप देखेंगे वाटर सिस्टम करके ब्लॉक नंबर 3, कीवर्ड्स देखने हैं बस आपने। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, ठीक है, या वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, कितना रेट है उस पे? 40। रेजिडुअरी क्या था? 10। और अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हो 5%। अब इसी पे बात आ जाएगी, सर होटल की जो पूरी बिल्डिंग है, जो पीजी की बिल्डिंग है, क्या वो बिजनेस एसेट है? बिल्कुल है। क्या उस पर डेप्रिसिएशन होगा? बिल्कुल होगा। क्या रेट पर होगा? 10, क्योंकि वो लिख रहा है एक्सेप्ट होटल्स। आप ये मत सोचिए रेजिडेंशियल में सिर्फ कौन सा एग्जांपल आ रहा था, वो जो टाटा स्टील ने जैसे अपने एम्प्लॉयज को दे दिया रहने को, वो आ रहा था। क्लियर है? तो बिल्डिंग का सबको डन है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फिटिंग्स क्या होता है? ये वायरिंग सारी के साथ। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, तो ये वुडन फर्नीचर हो गया, ये फर्नीचर हो गया, फिटिंग्स कितना रेट है इस पे? क्या क्या लिखा हुआ है? इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स, सॉकेट्स, अदर फिटिंग्स, फैंस, ठीक है, स्विचेस। क्लियर है जी? तो ये वाले फैन भी किस में आ गए तुम्हारे? फर्नीचर, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट इज प्लांट मशीन, आप देखेंगे सर ये काफी बड़ा है, कई ब्लॉक्स है। इसके कीवर्ड्स बताऊंगा आपको, बट उससे पहले आ जाते हैं इनटैंजिबल पे। इनटैंजिबल पे सीधा सीधा रेट कितना है? नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, कमर्शियल राइट्स, वॉट एवर, 25%। क्लियर है बच्चे? अब मैं प्लांट एंड मशीनरी के अंदर ही हूं। अब जो भी चीजें बात हो रही है प्लांट एंड मशीनरी बात हो रही है, और पहले शिप्स की बात कर लेते हैं। क्या अभी आशीष सर उस पे क्रूज पे गए ना, तो वो भाई, हाँ हाँ, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, क्या सर जो शिप पर गए हैं, किसी ना किसी बंदे का तो बिजनेस है ना जिसने बुकिंग करी है पूरी, वो करवा रहा है, और वो है, तो उनको डेप्रिसिएशन कितने की मिल रही है? 20%। अब आप देखोगे सर अलग अलग याद करें, नहीं भाई, ठीक है, शिप्स है, वेसल्स है, 20%। ठीक है। सबसे आखिरी देखिए प्लांट में का जनरल रेट 15, जो हमने देखा था, मैंने बोलता रेजिडुअरी क्या होगा? 15 होगा। इसके अलावा प्लांट में अलग अलग दे रखी है। इसके ऊपर ही देखिए बुक्स, सर क्या बुक्स प्लांट में? जी हाँ है। लॉयर आपके कल के ऑफिस में अपनी प्रैक्टिस करते हो, कितनी सारी बुक्स रखनी पड़ती। ठीक है, तो वो क्या होता है सर? सीधा खर्चा रेवेन्यू नहीं भाई, ब्लॉक के अंदर जाएगा। ठीक है, किस चीज का? प्लांट एंड मशीनरी। और प्लांट में किस चीज का ब्लॉक होगा? बुक्स का। अब आपको बुक्स दो दो दिखेंगी। ऊपर वाली बुक्स कौन सी है एक बार अगर रीड करेंगे तो? कैरिड ऑन, ओन्ड बाय एसएससी, कैरिंग ऑन अ प्रोफेशन, प्रोफेशनल्स का ब्लॉक अलग है। और एग्जैक्टली exactly, लेकिन अब यही बात आती है कि सर की रेट अगर सेम है तो ब्लॉक एक ही बना दे। नहीं भाई, ब्लॉक अलग, पेपर में नहीं आएगा बट आपको वैसे बोल रहा हूँ। ये वाली बुक्स है प्रोफेशनल्स के लिए, उनका ब्लॉक अलग होगा। और अगर आपका लाइब्रेरी का बिजनेस है, एनी अदर कुछ भी आ जाए, वो इधर आ जाए। ठीक है, हालांकि पेपर में सर क्या लॉजिक लगाना है, 40% है ना। कंप्यूटर्स पे कितना है? और जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस या जो भी है, वो इसी के अंदर ही आ जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा। अगर डोमिनेंट पार्टी सॉफ्टवेयर है तो यहाँ आ जाएगा, और अगर नहीं है तो कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वो इसी के अंदर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं 40% काफी कॉमन रेट चल रहा है। अगला आपको ध्यान रखना है, विंड मिल अगर लिखा आ गया, कितना परसेंट है? 15%। फिर आपको ध्यान रखना है रिन्यूएबल एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, कितना है? 40%। 40 विंड मिल्स। ये वाला कौन सा है? इंस्टॉल्ड आफ्टर, और ये बिफोर, ऑन और बिफोर 31 मार्च, तो ये वाला तो विंड मिल खत्म हो गया। एक बार ब्लॉक नंबर 14 पढ़िएगा जरा, अगर आज के टाइम का डेट्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर में ऐसा नहीं आ जाएगा रिचर्ड इंस्टॉल्ड है, वो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ठीक है, तो विंड मिल वाला ये वाला लेटेस्ट है क्या या नहीं है?
हाँ, ये लेटेस्ट है। नहीं, वो नहीं है, ऊपर वाला 40% वाला रेट। एग्जैक्टली। आज के टाइम का लेटेस्ट विंडमिल वाला क्या रेट हो जाएगा? 40%। ठीक है ना? ऐसे इलेक्ट्रिक जनरेटर्स लिखा है, पंप्स रनिंग ऑन विंड एनर्जी। ठीक है, ये इतना ज्यादा गहरा नहीं जाता, बट विंडमिल पे 40%, बस आप ध्यान रखें। एनर्जी सेविंग डिवाइस, ब्लॉक नंबर 12 कितना है? 40। ग्लास कंटेनर्स, प्लास्टिक यूजर रिफिल 40%। वाटर सप्लाई, वाटर ट्रीटमेंट कितना परसेंट है? 40। लाइफ सेविंग 40। सेमीकंडक्टर्स 30। 30%। पोल्यूशन कंट्रोल, 40। एरोप्लेन्स 40। तो आपको ध्यान रखना है शिप्स पे कितना था? 40। शिप्स पे 40 था, 20 था? 40 था तीनों। अरे शिप्स पे 20 था भाई। और एरोप्लेन पे कितना है? 40। क्या हुआ? इसमें तो 40 ठीक है, रुकता है। ज्यादा है भाई। रुकता है, आजकल क्रैश भी बहुत होता है। आजकल प्लेन क्रैश भी बहुत होता है। बहुत हुए। एक कोरिया, साउथ कोरिया जो जा रहा था, 181 पैसेंजर्स थे, तो 179 डाइड। उसमें एक, अभी मैं आज ही पढ़ रहा था, एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मिला था, और उसको बोला था जाओ ट्रिप पे जाओ। बताओ, लिखा होता है ना तो। हाँ, एग्जैक्टली exactly. ठीक है। अच्छा, मोटर बसेस ऊपर, अब ऐसे ना एरोप्लेन हो गया, रबर प्लास्टिक फैक्ट्री 30%। ठीक है, मोटर बसेस पे देखिए एक बार, ट्रक्स हो गए, मोटर टैक्सीज हो गई, लेटेस्ट वाला कौन सा है? तीनों पढ़ लो, चाहे ब्लॉक नंबर 2, 3, 4। On or after 90. एक और भी है वैसे ऊपर, पर वो भी खत्म हो चुका है। ब्लॉक नंबर 1 में भी मोटर कार है। ठीक है, तो आपको ना एक टाइम था जब ये 2019-20 में से डेट आई थी ना, एक दो ब्लॉक में थे, तब रेलिवेंट हो गया। नहीं बेटा, ये हम फर्रे बना रहे थे, आपने बनाया नहीं अभी तक। अभी लिखा तो होगा, पर अगर नहीं लिखा हुआ फिर क्या लगेगा? हाँ, जनरल लगा लो, मार्क्स भी बिलो जनरल ही है। तो क्या ठीक है ना? तो बेसिकली मोटर कार जो है, अगर अभी लेटेस्ट वाला रेट बोलूं, ब्लॉक नंबर 2, ऐसा सवाल पूछा मेरा हाथ, ब्लॉक नंबर 2 कितना रेट है? 15% मोटर कार का ध्यान रखना है। लेकिन इफ यू आर यूजिंग देम इन द बिजनेस ऑफ हायर, मतलब आप ट्रक को किराए पे देते हैं, ठीक है, या अगर मैं बोलूं टैक्सीज हैं, टैक्सी का बिजनेस है, रनिंग देम ऑन हायर, ठीक है, तो कितना रेट है? समझ बेटे, कीवर्ड्स आपको ध्यान आ गए ना? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी देखते हैं एक बार। चलाते रहिए। खत्म है वैसे तो। ठीक है जी, डन है जी आपका बच्चों, सारा का सारा पीडीएफ खत्म हो गया है। और आपका आज क्या डेट है? हाँ सर, न्यू ईयर पार्टी का है। हाँ सर, मैं जा रहा हूँ। सर ऐसे मत कर लो। एग्जाम है, बच्चे जा रहे हैं आज, फिर करें या नेक्स्ट क्लास में करें? अरे आज अरे अच्छा सर, मंडे टाइम भी है सर। ठीक है, ऑनलाइन में भी सब बच्चों को क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है सभी बच्चों को? ओके, आज टेस्ट नहीं है शिवानी जी, टेस्ट होगा आपका सैटरडे। ठीक है, जीएसटी का टेस्ट सैटरडे है।
और जो हमारा सिलेबस था वही है एकदम। सैटरडे ही होगा तो पूरा नहीं होगा ना, है ना। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।